हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ भाई, थोड़ा लास्ट क्लास में एक्चुअली थोड़ी मौसम ना बदल रहे हैं, और मौसम बदलते टाइम में थोड़ा भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते टाइम कंबल और नींद के बीच में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो सॉरी, कुछ क्लासेस लास्ट कल की क्लास अपनी कैंसिल हो गई थी क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। बट कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा भाई, इस वीक में ही आपका सिलेबस खत्म करना है तो इस वीक में ही करूंगा, ये प्रॉमिस है। मैं जो बात करता हूँ, हाँ, एक दो दिन डिले हो सकता है, एक दिन आगे पीछे लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इस वीक में ही सिलेबस खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। और इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बस अब 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आज और कल की क्लास में फिनिश हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन जो ऐड किए गए हैं वो आपको मुझे लगता है सैटरडे या थर्सडे, जो भी जिस दिन भी मिलना होगा मिल जाएगा। थोड़ा एक दिन ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी। अभी हम लोगों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है ना भैया। मौसम बदल रहा है, साथ साथ में आपकी जिंदगी भी बदलने वाली है जल्दी ही, तो जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाइए। और एकदम होता है ना कि सीट की बेल्टी मतलब बांध लीजिए, अच्छे से बांध लीजिए। रीजन क्या है कि भैया यहां पर अब उड़ान मतलब भरने ही वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो चलो भाई देखेंगे हम लोग क्या क्या हो सकता है, किस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलो, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ कर चुके हैं, तो आइए उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू किया था, हम लोगों ने देखा था कि भैया केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो कन्वर्जन है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का जो कन्वर्जन है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वही प्यारा सा कन्वर्जन, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो बीच का प्यारा सा जो कन्वर्जन है, इधर से इधर जाएंगे तो इधर से इधर जाने पे इधर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इधर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इधर हम लोग क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इधर हम लोग क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इधर हम लोग क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस आज आ सकता है, नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा, और कल उसके बाद बैटरीज वैटरीज करके फिनिश हो जाएगा हम लोग का चैप्टर, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने बनाया था इधर एनोड बनाया था, इधर मैंने बनाया था एनोड, इधर क्या बनाया था कैथोड, इधर बनाया था एनोड, इधर क्या बनाया था कैथोड। यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक जोड़ने को हम लोग क्या बोल देते थे सर, ये क्या था सॉल्ट ब्रिज। इसकी सारी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली थी सॉल्ट ब्रिज की, कि सॉल्ट ब्रिज कैसे कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आपस का कन्वर्जन पढ़ लिया था। ये प्यारी प्यारी बातें हमारी होने लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा, किसी बैटरी का रिप्रेजेंटेशन, तो सर ए बी सी, एनोड ब्रिज कैथोड पे दिखाएंगे। एनोड जो होगा उस पे क्या देखते हैं हम लोग, अगर एनोड को करना है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लीजिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लीजिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लीजिए। अगर मैं ब्रिज की बात करूं या कैथोड की बात करूं तो यहां पर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिए। सर हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है, टेंडेंसी। अगर मेरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब मेरी खुद की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है। अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो सामने वाले को क्या करूंगा, सामने वाले को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। तो सर रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाईएस्ट और रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा है तो मतलब मैं अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हूं, क्योंकि मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा। सर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मतलब मेरी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं, दूसरे को क्या करूंगा ऑक्सीडाइज करूंगा, मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बातें हमने करी थी ए बी सी में। अब यहां पर हम लोगों के पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर भी हम निकाल सकते थे, ये भी पढ़ लिया था। एनोड पे हमेशा, एनोड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव मत याद करना। अगर आपको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर डिपेंड करता है एनोड क्या होना चाहिए, जहां ऑक्सीडेशन होता है, सर कैथोड क्या होता है, जहां रिडक्शन होता है। ये फिक्स्ड है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये सारी बातें, पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, ये सारी बातें की जाएंगी जब आप कहां पहुंच जाओगे। सर जब कहां पहुंच जाओगे कि सर यहां पर ना मतलब मुझसे कोई बोल दे कि सर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा तो एनोड क्या होता है नेगेटिव, कैथोड क्या होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां जाता है कैथोड पे, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है पॉजिटिव साइड। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एनोड पे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड की थिकनेस कम होती है, कैथोड की थिकनेस बढ़ती है। ये बेसिक बातें हमने कर ली थी। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या था कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट
करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की भैया क्या टेंडेंसी होती है, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की टेंडेंसी, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडीशन क्या थी कि सर वो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे, सर वो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स सर हम लोग कैसे देखेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम कैसे बात करेंगे कि सर वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो हम वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बोलेंगे कि भैया तुम एक काम करो, तुम दो कंडीशन सेटिस्फाई करना, तुम जाके एक तो रिएक्शन मत करना और दूसरी चीज दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये बेसिक बातें हो गई ABC, सॉल्ट ब्रिज, एनोड, कैथोड। अब हम लोग यहां पर किसी बैटरी का पोटेंशियल अगर निकालना चाहें, अगर मैं किसी बैटरी का स्टैंडर्ड EMF निकालना चाहूंगा तो E0 सेल मैंने पढ़ा था कि सर जिसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां लीजिएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे क्या लीजिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पे क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, कैथोड पे क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल। सर राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो हो रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए, काम खत्म हो जाएगा। E0 सेल आ गया, फिर मुझसे बोला गया कि सर एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल करा, अब सर ये तो स्टैंडर्ड हो गया, अब अगर कोई ई सेल पूछ दे तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, E0 सेल माइनस माइनस RT अपॉन NF, NF ln QC होगा, NF ln QC होगा, ये मेरा सर ये नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और नर्स्ट इक्वेशन किसको किसको रिलेट करेगा, तो सर कुछ नहीं, अगर मैं बात करूं पहले तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करूं तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाता है 0.059 log QC हो जाता है। और इक्विलिब्रियम पे जब जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या हो जाता है, जीरो। सर ई सेल जीरो, QC बिकम्स KC। सर ई सेल E0 सेल किसके इक्वल होगा, 0.059 अपॉन n log KC हो जाएगा, ये n log KC हो जाएगा E0 सेल, पक्का E0 सेल आ जाएगा। मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर ई सेल हो गया, E0 सेल हो गया, ये सारी बातें हमने कर ली। यहां पर इवन हमने गिब्स एनर्जी को भी रिलेट किया था कि सर गिब्स एनर्जी जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि RT ln QC होता है। गिब्स एनर्जी क्या पढ़ते थे, डेल्टा G इज डेल्टा G0 प्लस RT ln KC, QC पढ़ते थे एट इक्विलिब्रियम। यहां पर हमने ये भी पढ़ लिया कि सर डेल्टा G बिकम्स जीरो, डेल्टा G बिकम्स जीरो, डेल्टा G बिकम्स जीरो, और डेल्टा G0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस RT ln KC हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे QC इज इक्वल्स टू KC। डेल्टा G0 को हम लोग लिखना चाहें तो माइनस NF E0 सेल भी लिख सकते हैं। सर ये दोनों तीनों चैप्टर रिलेट हो गए। जाते जाते देख लो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, और सब कुछ रिलेट करता हुआ जा रहा है। सर सब कुछ रिलेट करता हुआ जा रहा है। गिब्स एनर्जी निकालनी है, माइनस NF E सेल निकालना है, माइनस NF E सेल निकालना है, डेल्टा G0 माइनस NF E0 सेल, डेल्टा G माइनस NF E सेल, करते रहिए सर, हो जाएगा, यही करना है। श्योर हो तो ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें हम लोगों को करनी है, अटेम्प्ट करनी है। यही सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसी पे हमने लास्ट क्लास को फिनिश किया था। आज क्या करना है, तो सर आज बचे हुए कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आज फिनिश करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे, आज फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ेंगे और उसके ऊपर बातें करेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी देखेंगे, कहाँ तक इलेक्ट्रोलिसिस कर पाएंगे, और कल की क्लास में इस चैप्टर को एंड करेंगे, पक्का। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं भैया क्या क्या है। सर मेरे पास कल की क्लास के ऊपर कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस लेके मैं आया हूं। नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद रखिएगा एनोड होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाता है। इक्विलिब्रियम जब पहुंचते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जब इक्विलिब्रियम आता है तो ई सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। E0 सेल शुरुआत का होता है सर, E0 सेल याद है शुरुआत में रहता है। जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट करते रहिएगा। सर क्या होगा, नर्स्ट इक्वेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का बताना हो, मान लो कोई मेटल है, मेटल अपना ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल अपना ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है।
सर मेटल का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? सॉलिड। ये क्या होगा? एक्वस। इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इक्वेशन लिख दीजिए। ई सेल क्या होता था? ई नॉट सेल माइनस 2.303 अन आर टी अपॉन एन एफ, यही होता था। तो सर आर टी अपॉन माइनस पे आते हैं, आर टी अपॉन एन एफ लॉग, सर प्रोडक्ट में क्या है? एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम। सर लगता तो यही है, सब लोगों को लग भी रहा होगा बी होगा, लेकिन आंसर क्या होगा? सी होगा। क्यों? क्योंकि सर मेटल जो सॉलिड में होता है उसका एक्टिव मास कितना लेते हैं? इक्विलिब्रियम से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1 होता है। तो लिखने को आप लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर करेक्ट इक्वेशन कोई पूछेगा तो करेक्ट इक्वेशन ये आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा। पक्का? सर देख लो कैसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। अगर कोई ई नॉट सेल अगर आपका पॉजिटिव है, ई नॉट सेल अगर आपका पॉजिटिव है, तो सर इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी विल बी लेस देन जीरो, डेल्टा जी नॉट विल बी लेस देन जीरो, तो ये हटा दीजिए। गिब्स एनर्जी अगर लेस देन जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ग्रेटर देन 1 होना जरूरी है, क्योंकि आपको ही पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लेस देन 1 हुआ तो सर गिब्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, आप करके देखिए, इस पे पता चल जाएगा। क्या बोल रहा है कि सर ई नॉट सेल दिया हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट सेल हमने पढ़ा तो था 0.059 अपॉन एन लॉग केसी था। अरे भैया केसी था, अब पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू 0.59, ये 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 1 है लॉग केसी। सर ये वैल्यू देखेंगे, ये 10 टाइम्स हो गया, लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 हो गई। यहां बेस 10 होता है, केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर 10 हो जाएगी। सर सारे शॉर्टकट लगाइए, आंसर निकाल दीजिए, आंसर निकाल दीजिए सारे शॉर्टकट यूज करके। पक्का? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप अब इक्विलिब्रियम को अगर मैं चाहूं उसके साथ मिक्स करना, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो कैसे मिक्स करूंगा? ये रिएक्शन दी हुई है A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ऐसे रिएक्शन दी गई है, ठीक है। इसका ई नॉट सेल एक्स वोल्टेज है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। मैंने अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होगा? कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K2 इज नथिंग, K1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर सीधी सी बात है, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे कहां चला जाता है? पावर में। कहां चला जाएगा? पावर में। K1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, K1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लो भैया, K1 इज इक्वल्स टू K2 इज नथिंग, K1 बाई होल स्क्वायर, K2 इज नथिंग, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो। अब मुझसे किसने बोला कि सर रिएक्शन को अगर मल्टीप्लाई करें, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हुआ तो क्या ई नॉट सेल चेंज होगा? नहीं होगा। हम लोग ई नॉट सेल के बारे में पहले से कल से करते आ रहे हैं। ई नॉट सेल क्या होता है उसको सर फर्क नहीं पड़ता। ई नॉट सेल हमेशा किस पे डिपेंड करता है? ई नॉट सेल हमेशा सर उसको एक बार स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो चाहे 5 से मल्टीप्लाई करो, ई नॉट सेल को फर्क नहीं पड़ता, ई सेल को फर्क पड़ सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, शायद याद हो। इसमें मैंने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनिएगा। सर जो ये दिया गया है, ये ईएमएफ दिया गया है, ई सेल दिया गया है, ई सेल दिया गया है, ई नॉट सेल आएगा तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो कोई पूछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो अरे भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? सर ऐसे निकाल सकते थे, लॉग केसी, आप ऐसे ही निकालोगे। सर अब ये एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर log Kc इज नथिंग, log Kc इज नथिंग, सर ये n टाइम्स ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। और अगर मैं Kc की वैल्यू निकालने जाऊं तो 10 टाइम्स 10 की पावर, Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर n टाइम्स ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.059। अब तुम्हें इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, तुम्हें बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। क्या है? अब n की वैल्यू देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर ये देखिएगा, इसका रिएक्शन भी लिख देता हूं। ऐसे तो लिखना सिखाया था कि रिएक्टेंट ये ऐसे लिखना है। सर अब n की वैल्यू देखिए तो 2 आ गया। सर n की वैल्यू देखेंगे तो ये 2 आ गया, 0.059। मुझे बस एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है। सर ये एक बात बताइए,
इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -2। मुझे ना ई नॉट सेल मिल जाए, मैं पुट करूंगा, सारी चीज निकाल सकता हूं, लेकिन ई नॉट सेल कैसे आएगा, ये राज कैसे खुलेगा, ई नॉट सेल कैसे आएगा? तो कुछ नहीं करना भाई, ई नॉट सेल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ध्यान सुनिएगा अपने पास, ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये देखिएगा क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो ये देखिए अपने पास ई सेल क्या होता है सर, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी हो गई सर, जिंक +2 की पावर डिवाइडेड बाय आयरन +2, यही होगा शायद। सर देखिएगा ई नॉट सेल, सर ई सेल की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट पुट ही करते हैं 0.2905 प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग, इसकी वैल्यू देखो तो 10 की पावर -2 है और इसकी वैल्यू देखोगे 10 की पावर -3 है। क्या हो जाएगा सर, ये देखना अपने पास 0.2905 प्लस 0.02905 इसका आ जाएगा 0.295 लॉग, ये कितना आ गया 10 आ गया, लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो सर ये कितना हो जाएगा 0.2905 प्लस 0.0295, ये ऐड करके देख लो, 5 5 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 2 11 2 हो गया, और ये 2 और 2 और 1 3 0.32 हो गया। कितना आ गया ई नोट सेल, कितना आ गया 0.32 आ गया। सर यही तो पुट करना है, आपका केसी आ जाएगा, यही तो पुट करना है, यही आपका क्या हो जाएगा 0. तो अच्छा 0.32 अपॉन 10 की पावर, ओके ये 2, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे एक्चुअली, जिसको जो इसको अगर हम चाहें, देखना ध्यान से, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्या किया है, इसको ना 10 की पावर 0.32 अपॉन 0.295 लिख दिया गया है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.0295, 0.0295। तो वो घुमा रहा है, घुमाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने आप को तो मेंटली तैयार कर लो यार। 0.0295 पक्का हो जाएगा, तो निकाल दो अपने हिसाब से, हो जाएगा सर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे आएगा, केसी की वैल्यूज ऐसे आएंगी, श्योर हो? तो ये अपने पास छोटी छोटी चीजें और प्यारी प्यारी चीजें करते चले जाइए, हो जाएगा सर। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है क्या, नहीं जरूरत नहीं, ई नॉट सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट हाफ ऑफ रिएक्शन का दिया हुआ है, जिसका जो हो रहा है उसको उससे अपने पास देख लीजिए, जिसका जो भी होगा ना, अरे जो भी होगा देखा जाएगा भाई, जस्ट आप देख लो। सर जिंक से जिंक +2 जा रहे हो, कितना वैल्यू दिया है 0.76 वोल्ट। सर एजी प्लस से एजी जा रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.77, कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 1.43 वोल्ट आ जाएगा, 1.53 पॉजिटिव में 1.53 वोल्ट आ जाएगा, तो ये मेरा वैल्यूज आ जाएंगे पक्का। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख के ऐसे निकाल दो। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लेके आए, ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए, हमने सारा कुछ इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट किया, थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट किया, हमारा टॉपिक यहां तक हो गया। अब हमने कल की क्लास को रिवाइज कर लिया है, आज एक नई चीज क्या पढ़नी है, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स मतलब बहुत डिफिकल्ट है। क्या है डिफिकल्ट? कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब होता है कि सेम ही बंदा ऑक्सीडाइज हो और सेम ही बंदा क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो। मतलब एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, एक ही बंदे का रिडक्शन कर रहे हो। मतलब देखना अपने पास कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में बात करेंगे तो सर यहां पर क्या होगा, इसको देखो ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब होता है खुद ही बंदा ऑक्सीडाइज करे और खुद ही बंदा क्या कर रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, m से m+n में जा रहा हो और m+n से उसी बंदे का क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी बंदे का क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। तो दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल इस तरह से वर्क करेगा, इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्क करता है। मतलब अगर मैं इसका ई नोट सेल निकालने जाऊं तो ई नोट सेल क्या होगा सर, ई नोट ऑफ मेटल का ऑक्सीडेशन और उसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल। भैया ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, उसमें ईएमएफ खुद का जीरो हो जाएगा। जैसे मैं ऐसा रिएक्शन, खासकर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखते हैं, SHE, कल ही हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मान लो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी हाइड्रोजन का उसी जगह पे रिडक्शन हो जाए, उसी हाइड्रोजन का उसी जगह रिडक्शन हो जाए, तो इस केस में क्या देखोगे? देख लो सर, इस केस में आप इसका भी वैल्यू जीरो, इसका भी वैल्यू जीरो, सबका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ई नॉट सेल इसको बोलते हैं अपने पास, जब भी हमें बोला जाए तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब जिस सेम मेटल का ऑक्सीडेशन, सेम मेटल का रिडक्शन। ये क्यों यूज होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्यों बनाते हैं? क्योंकि ना हमें सर क्या करना होता है, हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल यूज होता है यूज्ड ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मतलब सेम मेटल का अगर प्यूरिफिकेशन कर रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जिंक, इन सब के लिए यूज करते हैं, इन मेटल्स का प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब सेम मेटल को ऑक्सीडाइज करेंगे, सेम मेटल को रिड्यूस करेंगे। फायदा क्या होगा ये देखना, फायदा जैसे मान लो मैं कॉपर का कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कर दिया सर, ये जो कॉपर होगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो कॉपर होगा और यहां पर जो कॉपर +2 फिर से किस में कन्वर्ट कर रहा है? कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो होगा वो एनोड की कहानी है, ये जो है कैथोड की कहानी है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो होगा एनोड का होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन कहां का होगा? कैथोड का होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन Ca लिख देता हूं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन Cc लिख देता हूं, Cc लिख देता हूं, तो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसका सर ई नॉट सेल कितना होगा? जीरो। व्हाट इज ई सेल? क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट साइड कौन है? प्रोडक्ट साइड कौन है? कॉपर +2। कौन सा लिखूंगा सर? कॉपर +2। प्रोडक्ट साइड कौन सा होगा? एनोड का। और रिएक्टेंट साइड कौन सा हो जाएगा? कॉपर +2 कैथोड का। बाकी जो मेटल हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनकी वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। मतलब ई सेल आप निकाल सकते हैं, इनका ई नॉट सेल जीरो होता है, लेकिन ई सेल अपने पास वो डिपेंड करता है आपका कॉपर +2 Ca/Cc। ये पुट कर दीजिए, निकाल दीजिए वैल्यू। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल में एक चीज कॉन्स्टेंट होती है, दैट इज ई नॉट सेल इक्वल्स टू जीरो। ई नॉट सेल जीरो, और दैट्स वाई डेल्टा जी नॉट भी क्या हो जाएगा? -NF ई नॉट सेल। तो एग्जाम हॉल में ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर एक ही मेटल ऑक्सीडाइज और वही मेटल रिड्यूस हो रहा हो, ऐसे लोगों को कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। इनके केस में बताइए क्या क्या जीरो हो सकता है? ई नॉट सेल जीरो, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल हो सकता है जीरो, हो भी ना भी हो, लेकिन हाँ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी मेटल को अगर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब इसी में एक केस ले लेते हैं हाइड्रोजन का। अब एक बात बताओ, अगर मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, देखो अब शॉर्टकट लिखवा दूंगा, याद करना है जिन लोगों को वो तो याद कर लेते हैं भाई, अब रटने वाले तो रट लेते हैं, उनको लगता है रट ले हर एक चीज को, जैसा अब ये सब चीजें रट ले, कुछ लॉजिक नहीं लगाएंगे कि अरे हाँ यार सेमी मेटल ऑक्सीडाइज सेमी मेटल रिड्यूस दोनों का ईएमएफ क्या हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट जीरो। ये वैल्यूज रटना नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो पढ़ाया है बस उसका एप्लीकेशन है कॉन्सेंट्रेशन सेल। जो कल हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है, वही इसी का एप्लीकेशन है ये। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा। 2H+2 इलेक्ट्रॉन। सर व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट हाइड्रोजन से H+ का कितना होता है? जीरो होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यही तो पढ़ा है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितने लोगों को याद हुई है बताइएगा, जल्दी से जल्दी याद कीजिएगा मेरे साथ साथ। क्या था कहानी? पानी की कहानी थी। लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर। जिद करो फिर चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, फिर करो फिर चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला अब तो बस प्रभु है, कोई नहीं सुनने वाला अब तो बस प्रभु है मतलब हाइड्रोजन। उसके बाद क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो? जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर लोग पानी पी रहे हैं। तो ऐसे कहानी हमने पढ़ी थी। सर देखिएगा हाइड्रोजन का ई नॉट सेल क्या था? जीरो था। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। अब मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये दिया गया, ठीक है, मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर एक काम कर देते इसका ई सेल बताइए। तो ई सेल तो सर क्या होगा? 0 - 0.059 अपॉन 2 लॉग, ध्यान सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा सर, H+ का होल स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन का प्रेशर। मान लो हाइड्रोजन गैस है यहां पर, तो सर गैस का प्रेशर यही आएगा।
पक्का। अच्छा कोई बोले सर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रेशर पुट कर दिया, यूनिट डायमेंशन से गलत हो रहा है। नहीं भैया, गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि लॉग जो वैल्यू देता है ना, लॉग की आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जो लॉग की वैल्यूज बाहर आती हैं वो यूनिटलेस होती हैं। लॉग की वैल्यू जो बाहर आती है वो यूनिटलेस होती हैं, कोई टेंशन नहीं। एक चीज देखिएगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या डिराइव करना चाहता हूं मैं, और नॉर्मली इन जनरल हम जो रिएक्शन करते हैं, याद करिएगा स्टैंडर्ड में, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कितना ले लेते हैं, 1 बार ले लेते हैं, 1 बार ले लेते हैं। तो इसको हटा दो और ये 2 जो है पावर का 2 बाहर आ जाएगा, लॉग H प्लस हो जाएगा। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिएगा, एक चमत्कार दिखाना चाहता हूं। व्हाट इज ई ऑफ हाइड्रोजन से H प्लस, कितने लोग इस चमत्कार को फील कर पा रहे हैं? ई ऑफ हाइड्रोजन से H प्लस, कितने लोग इस चमत्कार को फील कर पा रहे हैं? 0.059 इंटू पी एच, 0.059 इंटू क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये देख लीजिए, कैसे हो रहा है ये देख लीजिए, 0.059 इंटू क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। पक्का। हाइड्रोजन से H प्लस जा रहे हैं, हाइड्रोजन से H प्लस जा रहे हैं, पीएच कैसे हुआ? अरे भैया पीएच याद कर भाई, पीएच का वैल्यू क्या लिखता था, माइनस लॉग H प्लस लिखता था। अरे भैया देख ले भाई, माइनस लॉग H प्लस। तो एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सर ये फॉर्मूला नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी दिखा दूंगा। अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये आया। देखिएगा एक लाइन लिख रहा हूं, ई नॉट ये वैल्यू कितनी होती है, 0। लेकिन अगर E बोलूं, E हाइड्रोजन से H प्लस की, तो इसकी वैल्यू जो आपने डिराइव करी 0.059 इंटू pH लिख सकते हैं। सर ये देख लीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। चलिए मुझे बताइएगा, अगर आपने सब कुछ रिवाइज करके आए हैं, आपको एक दिन का गैप भी मिला है, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कोई पूछ दे, तो रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हैं क्या? मतलब अगर मैं ऐसा पूछ दूं, अगर मैं ऐसा पूछ दूं, तो आप सब लोग क्या इस मेरी बात से सहमत हो? इस बात से मेरी सहमत हो कि सर इसकी वैल्यू इतनी होगी, -0.059 इंटू pH हो जाएगी। पक्का। तो देख लो भैया, कॉन्सेंट्रेशन सेल ऐसे काम करता है, और कॉन्सेंट्रेशन सेल में ही हमने हाइड्रोजन को भी ले लिया, हमने हाइड्रोजन को भी ले लिया है। हाइड्रोजन चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आज क्या कर रहे हैं, कल जो पढ़ा है उसको, लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसको बस अप्लाई करना सीख रहे हैं कि यार ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को हम अप्लाई किया जा सकता है। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? डन। चलो तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया हाइड्रोजन का, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पता चल गए। कॉन्सेंट्रेशन सेल में टेंशन नहीं लेने का है, उसमें हमेशा आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ई नॉट सेल 0 है, बाकी चीजें आप निकाल सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर दिया। एनसीईआरटी में जाएंगे, इन टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन है, ये में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर H2 से H प्लस, मैं ऐसे याद रखता हूं ऑक्सीडेशन पॉजिटिव रखना है, तो रिडक्शन हमेशा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सर pH कर दीजिएगा 0.059 इंटू कितना आ जाएगा, 10, 0.59 आ जाएगा, 0.59 आ जाएगा, दैट इज 0.59, यही हो जाएगा, 0.59 आ जाएगा। बस कर लो। पोटेंशियल ऑफ द सेल कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, देखिएगा इस रिएक्शन को देखिएगा, बहुत प्यारा सा। ये कौन सा रिएक्शन है, एक्चुअली थोड़ा सा ये इधर चला गया है, इस हाइड्रोजन को यहां बगल में लिखिएगा। ये कौन सा सेल है, कौन सी बैटरी है? सर ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में देखेंगे तो सबसे पहली चीज ई नॉट सेल क्या पुट कर देंगे, 0। सर ये रिएक्शन कैसे दिख रहा होगा, तो सर हाफ H2 लिखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं, हाफ H2 H प्लस। देखिएगा मैंने रिएक्टेंट में क्या लिखा है, 10 की पावर -3m लिखा है, और यहां पर देखेंगे H प्लस, इसकी वैल्यू 10 की पावर -8m लिखा हुआ है, और यहां पर भी हाफ H2 है। सर इस रिएक्शन में हाफ लगने से मुझे एक चीज पता चल गई कि यहां पर एक ही हाइड्रोजन का एटम है, तो एक ही हाइड्रोजन का एटम है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 1 होगी। क्यों? क्योंकि सर H2 पूरा होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते, हाफ लिखा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। और देखेंगे सर मेरे साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा क्या मिल जाएगा आपको। सर ये देखना अपने पास, अगर मैं तुमसे बोलूं हाँ पोटेंशियल निकालना है, ई सेल निकालना है, सर 0.059 अपॉन 1। अब लॉग देखे ना, आपको मैं क्या पुट कर रहा हूं, सर 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 होगा, ये पुट कर दो। लॉग 10 की पावर -5 आ गया, और -5 बाहर आ जाएगा तो प्लस 0.059 इंटू लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगा 0.059, कितना हो जाएगा 0.05, 10 की पावर -3 है ना, रिएक्टेंट सर -8 है। अबे क्या हुआ भाई, हाँ एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन से H2 से हाफ H2 लिख रहा है, गैस का कुछ है नहीं, H+ की वैल्यू 10 की पावर -8 है, ये 10 की पावर -3 हो गया। तो अच्छा हो सॉरी इंटू 5 करेंगे, अरे इंटू करें, देख रहे हो भैया, हाँ भाई देख रहे हो जल्दी जल्दी में कैसे मैं भी गलत कर रहा हूँ सर, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, कह रहा हूँ भाई गलत कैसे आ गया, खुद पे डाउट आ गया। हाँ 0.295 वोल्ट, 0.295 वोल्ट ये हो गया। अब ऑप्शन यही है तो पॉजिटिव ले लेते हैं पक्का, तो ये ई नॉट सेल है। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलूं चाहे हाइड्रोजन का बोलूं, ई नॉट सेल हमेशा क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन सेल हो तो 0 ले लेना, कहानी करते रहना, पक्का हो जाएगा सर, कॉन्सेंट्रेशन सेल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल में अगर ऐसे क्वेश्चन मिल गए हाइड्रोजन वाला या कोई भी बंदा जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एक ही टाइम पे हो रहा है, तो उसके केस में ई नॉट सेल 0 पुट करना है, एन निकालिए और उसके बाद देख लीजिए अपने पास, उसके बाद देख लीजिएगा। चलो भाई अब देखना अपने पास, अब मेरे पास क्या आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया। अब यहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लास्ट चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोला जाता है कि भाई देख, तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैटरी का पोटेंशियल निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लास्ट चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ गिव्स एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं, देखो भैया एनर्जी कंजर्व करना है, ये बात तुम फिजिक्स में पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हो। तो यहां पर हम लोग किसको कंजर्व करते हैं, यहां पर बैटरी का पोटेंशियल कंजर्व नहीं करते, याद रखिएगा कभी भी बैटरी का पोटेंशियल कंजर्व नहीं होगा, क्या कंजर्व होगा, गिब्स एनर्जी कंजर्व होती है, याद रखना ये बात। क्यों, क्योंकि सर यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को। क्या होता है कि सर कहीं ऐसा लिखा हुआ, ध्यान से देखना, मैं ऐसा लिख दूं A+2 जा रहा है, इसकी वोल्टेज ई नॉट इसका क्या दिया है, x दिया है, x वोल्टेज। सर A+2 से A+3 जा रहे हैं, इसका वैल्यू ई नॉट कितना दिया है, y वोल्टेज दिया है। सर पता है अगर मैं आपसे ये पूछ दूं तो पता है बहुत सारे लोग होंगे जो फटाफट x+y लिख देंगे। अगर आपने ऐसा करने की जरूरत करी तो आप सीधा सीधा -5 लेके जा रहे हैं, -5 लेके आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। याद रखिएगा पोटेंशियल कंजर्व होना जरूरी नहीं है, पोटेंशियल कंजर्व नहीं होता, आंख बंद करके पोटेंशियल मत कंजर्व कर दीजिएगा। हाँ आपका गिब्स एनर्जी जरूर कंजर्व होगा, आप उसका ई नॉट सेल x+y नहीं लिख सकते। हाँ अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कर लेंगे, कुछ लोग होंगे अरे सर हो जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो, भाई वो कहानी हम क्यों याद करें। हमें बस एक चीज याद रखनी है कि सर इस रास्ते में अगर आप जा रहे हैं, इस रास्ते से अगर आप जा रहे हैं तो मुझे इतना पता है इधर का एनर्जी और इधर का एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब मैं क्या करूंगा, गिब्स एनर्जी अगर मुझसे किसने पूछ दिया सर A से A+3 की गिब्स एनर्जी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं गिब्स एनर्जी A से A+2 की। अभी मैं डिराइव करके आपको शॉर्टकट ही बता दूंगा, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए गिब्स एनर्जी A+2 से A+3 की गिब्स एनर्जी। ये देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा ध्यान से, सर गिब्स एनर्जी A से A+3 के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -3 इंटू NF इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट सर नहीं पता इसका, सर इसका तो सर यहां पर क्या लिखेंगे, -n की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, याद है ना गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या थी, गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या होती है -NF ई नॉट सेल, यही होता है शायद। तो देख लो अपने पास क्या होगा, 2 टाइम्स F इंटू A से A+2 की कहानी है, A से A+2 की कहानी है, तो ई नॉट A से A+2 की कहानी। और देखिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा तो गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी सर, -1 इंटू F इंटू ई नॉट A+2 से A+3 की कहानी होगी, यही होगा। सर देखना अपने पास F कॉमन है, माइनस कॉमन है, हटा दिया, 3 टाइम्स ई नॉट A से A+3 की कहानी जो होगी वो 2 टाइम्स ई नॉट A से A+2 की कहानी होगी। और सर ई नॉट A+2 से A+3। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा A से A+3 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स x+y डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख लो आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे थे। अगर आपने पोटेंशियल कंजर्व कर दिया तो आपसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता, आपसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस तरह की चीजों का, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा इसका शॉर्टकट क्या है, तो कुछ नहीं करना, मैं हमेशा बोलता हूं इसका शॉर्टकट क्या है, तो कुछ नहीं। सर यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 2 का ना, तो उसकी पोटेंशियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर कितने का चेंज हो रहा है, 1 का ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड बाई टोटल चेंज कितना है, 3 का, डिवाइड बाई टोटल चेंज कितना हो गया, 3 का। मतलब तुम्हें कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, B है मान लो, X है,
x+2 से x+4 दे रहा हूं और x+7 दे रहा हूं, इसकी वैल्यू x वोल्ट है, इसकी वैल्यू y वोल्ट है, x हवाई हटा देता हूं, इसकी वैल्यू अपने पास देखना a वोल्ट है और इसकी वैल्यू b वोल्ट है। मैं तुमसे इसका वैल्यू पूछ दूं, सर इसका E0 बताइए x+2 से x+7, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं? क्या शॉर्टकट बोला? सर इसको कितने का चेंज है? 2 टाइम्स कर दीजिए a का, इसमें कितने का चेंज है? 3, तो 3 टाइम्स b का, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा? बस 1 मिनट में आंसर निकाल दो। एग्जाम हॉल में कुछ नहीं करना, आप अपना सब चार्ट बना लीजिए, कहानी शुरू कर दीजिए। ये देखिएगा, क्या रुको, ये देखो, इसका वैल्यू अगर मैं बोलूं a वोल्ट, इसका वैल्यू b वोल्ट, मुझे यहां से यहां तक का वैल्यू बताओ क्या होगा? सर इसका E0 pb से pb+4 की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? सर 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स, देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं 2 टाइम्स b, और डिवाइडेड बाई, सर कितना हो गया? 4। आंसर निकाल दो, हो गया। यही है शॉर्टकट, गिव्स एनर्जी या कंजर्वेशन, ऐसे ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ये देखो, अब इसी का फॉर्मूला मैं लिखवाता, ओह माय गॉड, क्या फॉर्मूला लिखवाता कि सर एक बार E1 का चेंज हो रहा है, एक बार E2 का चेंज हो रहा है, फिर उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो E3 का चेंज हो रहा है। यही हो रहा है, देखो फर्स्ट में कितने का चेंज हो रहा है? N1 का, सेकंड में कितने का हो रहा है? N2 का, थर्ड में कितने का हो रहा है? N3 का, कंबाइंड का। तो सर यहां पर क्या हो जाएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? N3 E3 इज इक्वल्स टू N1 E1 प्लस N2 E2। सर जिसका जो होगा, सर E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 E1, वैल्यूज तुम चाहो डिवाइड बाई N3। N3 क्या है? N1 प्लस N2 ही होगा, लेकिन हाँ एग्जाम हॉल में अपने मजे लेने के लिए लिखा हुआ है तो लिखने तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ गिव्स एनर्जी लगा देना, कंजर्वेशन ऑफ गिव्स एनर्जी लगा देना। कॉपर +2 से कॉपर प्लस जा रहे हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, इतना वोल्टेज है, इतना वोल्टेज है, बताइए इसका निकालिए। देखिएगा, कॉपर +2 से एग्जाम हॉल में ऐसा दिया है, कॉपर +2 से कॉपर +1, और इधर क्या दिया है? कॉपर दिया है। बस इसमें डायरेक्शन का थोड़ा, हाँ नहीं ये रहा, इसका E0, इसका वैल्यू कितना है? 0.15 वोल्ट, इसका वैल्यू कितना है? 0.50 वोल्ट। अब कितने लोग हड़बड़ी में क्या करेंगे देखना, कितने लोग जल्दी से जल्दी दोनों को ऐड कर देंगे। करिए ऐड, पता चला आपका मार्क्स गया। जल्दी जल्दी ऐड करोगे 0.65 वोल्ट आ जाएगा। बेटा तुम्हारे लिए ही ये ऑप्शन दिया है, 0.65 वोल्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है, सर E0 अगर Cu+2 से Cu निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का गैप है? 1 × 0.15। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का गैप है? 1 × 0.50 डिवाइडेड बाई, सर कितना इलेक्ट्रॉन्स टोटल चेंज हो रहा है ओवरऑल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है? 2 टाइम, कितना हो गया? 0.65/2, 0.325, कितना हो जाएगा? 0.325। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। श्योर हो? बस यही सब करना है भाई, यही सब करना है, और कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बस यही सब छोटी छोटी चीजें करते रहिए, यही सब छोटी छोटी चीजें करते रहिए, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। श्योर है? पक्का? चलो अब देखो मेरे पास क्या आता है, अब मेरे पास क्या आता है। इफ गिव्स एनर्जी अगर मैंने कंजर्व करा दिया, अगर मैंने गिव्स एनर्जी कंजर्व करा दी, तो अब यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब फिनिश होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब फिनिश हो गया। अब मुझे क्या करना है? तो अब मुझसे कोई पूछे कि सर इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिसिस जो पढ़ते हैं हम लोग, अभी अगला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? हमने बोला भी था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कि सर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है, ध्यान सुनिएगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जैसे कॉपर जिंक अपने आप से रिएक्ट कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी से, इससे हमने क्या निकाला? केमिकल एनर्जी निकाला। इससे हमने क्या निकाला? केमिकल एनर्जी, और उसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। अच्छा ठीक है, अब इसमें हमने 1-2 वर्ड यूज करे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड यूज करे थे यहां पर भी, और एक और चीज हमने पढ़ी कि अगर मेरे पास, देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि भाई साहब कोई नॉन इलेक्ट्रोकेमिकल, ये देखो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो अपने आप नहीं हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है जो अपने आप नहीं हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है जो खुद से नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो इसके केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई यहां पर अब जो केमिकल एनर्जी चाहिए, यहां पर जो केमिकल एनर्जी चाहिए वो कौन देगा? ये जो रिएक्शन अगर मैं कराना चाहता हूं, यहां जो केमिकल एनर्जी चाहिए वो केमिकल एनर्जी कौन देगा? तो उसके लिए हमारे पास कौन आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हमें देगा क्या? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग अब क्या बनाएंगे? सर यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल करेंगे, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर लेंगे, पक्का। सर ये देख लीजिए यही होगा, यही दो प्रोसेस पढ़ रहे। ये अपना अपर हाफ फिनिश हो चुका है, ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश हो चुका है। अब जो बारी है वो इसकी बारी है, अब जो बारी है वो इसकी बारी है। इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएं उससे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है? सर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑब्वियस इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपोनेंट में ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जैसे आप फिजिक्स में एक फॉर्मूला जानते हैं आप सब लोग, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। शायद ये मुझे लगता है ये फॉर्मूला सब लोग ही जानते होंगे यार, अब तो क्रैश कोर्स में हो, रिपीटर्स वाले बैच में हो, फिजिक्स में 12th में भी पढ़ा होगा, नहीं तो 2-3 बार 10th से पढ़ते आ रहे हैं। R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ और ए इज एरिया ऑफ वायर। यही होता है बेसिक। चलो आज एक काम शुरू करते हैं। अगर तुमसे कोई बात पूछ दे इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स याद है हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है नॉर्मली सॉलिड फेज में होगा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन जैसे ही आयन बनेगा, जैसे ही आयन बनेगा, सर यहां पर आयन बनते ही वो क्या शुरू कर देगा? सर जैसे ही वो आयन बनेगा क्या शुरू कर देगा? सर इलेक्ट्रोलिसिस शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है कोई इलेक्ट्रोलाइट? बिकॉज उसमें आयंस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन्स तब होता ना जब कोई इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? आयंस बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयंस। अब हम लोग जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम फिजिक्स वालों से थोड़ा अलग पढ़ते हैं। मतलब फिजिक्स में बारे में बता दूं, पहले फिजिक्स की कुछ चीजें आपको याद करा दूं। तो सर फिजिक्स में क्या होता है? ये R इज रेजिस्टेंस, देखिएगा ध्यान से, रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। इसका यूनिट क्या होता है मैं पहले ही बताया तो भाई साहब, पहले बता रहा हूं इसीलिए ओम, या फिर इसको हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, ओम लिख देते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया, लेंथ और एरिया। तो इसीलिए हम लोग यहां पर R इज नथिंग रो एल बाई ए लिखते हैं, वेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टिविटी, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका जो यूनिट होगा रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होगा, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, क्योंकि अब एकाएक सडनली आपका वो फिजिक्स से केमिस्ट्री में स्विच कर जाएंगे। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? इफ लेंथ मीटर में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, देन रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा R, रो इज नथिंग, रो को क्या लिख देंगे सर? R इंटू ए बाई एल। तो बस रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सर R का यूनिट ओम मीटर। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है, लेंथ सेंटीमीटर में है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, उस केस में जो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होगा सर वो किस पे डिपेंड करेगा? रो सेंटीमीटर में, पक्का। तो ऐसे अपने पास कुछ चीजें हैं, ये फिजिक्स की चीजें हैं जो आपको मैं याद दिला रहा हूं, क्योंकि अभी आपको फिजिक्स वाला पार्ट यहां पे रिलेट करने वाला हूं। अभी तक मैं चैप्टर रिलेट कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम से, लेकिन अब फिजिक्स भी आपका रिलेट होगा, तो एकदम तैयार हो जाइए, पक्का हो जाएगा सर। ये रो है, रेजिस्टिविटी है, ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये सब फिजिक्स में आप अच्छे से पढ़ते भी हैं, तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं आज यहां पर दो टाइप की, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के दो टाइप की कंडक्टेंस की बात करूंगा। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछ देना, दो चीजें याद रखिएगा। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस को हम लोग यहां पर केमिस्ट्री में देखेंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, कंडक्टेंस की बात करेंगे। एंड कंडक्टेंस इज नथिंग 1 क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? G लिखते हैं। तो यहां से हम लोगों के पास फॉर्मूला आ जाता है, G इज नथिंग 1/R। सर व्हाट इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? ध्यान सुनिएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा? सर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस अगर आपसे कोई पूछ दे तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ओम इनवर्स होगा। इसको आप लोग महो भी लिख देते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको हम लोग एक वर्ड लिख देते हैं साइमन्स
एस से, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2-3 यूनिट्स में से कोई भी एग्जाम हॉल में दिया हो यूज कर लेना। सर अगर आप कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट मानते हो तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कंडक्टेंस क्या होगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो वैसे ही कंडक्टिविटी होती है। और कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फिजिक्स में कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी नहीं आते फिजिक्स में, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आता है, ये फिजिक्स का पोर्शन है। केमिस्ट्री में हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं। कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो कापा बोला जाता है, प्रोनाउंस्ड एज कापा, प्रोनाउंस्ड एज, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कापा बोल देते हैं, प्रोनाउंस्ड एज कापा। के की वैल्यू क्या होगी, तो 1 अपॉन, ये देखना 1 अपॉन कापा की वैल्यू क्या होगी सर, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसीलिए इसका जो यूनिट होगा इसका अपोजिट होगा, यूनिट क्या होगा सर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, तो साइमन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं या फिर साइमन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो इसका यूनिट अलग होगा। क्या होता है, कंडक्टिविटी इज नथिंग 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। बस बेसिक सा फिजिक्स का ये सारा टर्म था, केमिस्ट्री में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ते हैं पक्का। अब केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं थोड़ा थ्योरी वाला, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हम लोगों के पास 2 टाइप की कंडक्टेंस आती है। एक कंडक्टेंस जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, कंडक्टेंस मतलब उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टेंस, वहां पे आप मेटल्स की वायर लेके चलते हैं, आप देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये सारा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या फिर हम लोग बोलते हैं कि सर इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटल्स के थ्रू जो होगा मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोल देते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं, बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स का जो कंडक्टिविटी है वो 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास का बच्चा भी जानता है कि वाई मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट हैज अ मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल्स। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो सर देखिएगा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, ऑब्वियस है जिस तरह का मेटल हो उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे भी डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर फिजिक्स में आपने पढ़ा है टेम्परेचर राइज करेंगे, तो टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल बढ़ता है। भैया रेजिस्टेंस ऑफ मेटल बढ़ता है तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मेटल के केस में याद रखिएगा कि जब फिजिक्स वाला जब कंडक्टेंस लेते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस जब लिया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस ऑफ मेटल बढ़ेगा और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मुझे फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा रिलेट कर रहा हूं कि जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो उसको केमिस्ट्री के पेपर में मत लगा देना। केमिस्ट्री में वायर लेके नहीं चलते हम लोग, केमिस्ट्री में किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। ये तो बस कंपैरिजन कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और उसकी। सर केमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस होती है ना उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। देख रहा हम फिजिक्स वालों से अलग चलते हैं, हमारा रास्ता अलग है, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। हमारी बात तभी बंद हो गई जब थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने बात नहीं मानी हमारी, ठीक है, हमने बात बंद कर दी यार। हमने बोला यार तुम लोग बात ही नहीं फॉलो कर रहे, तुम लोग कभी वर्क को पॉजिटिव कभी नेगेटिव कुछ भी ले लेते हो। हम लोग आईयूपीएससी को फॉलो करते हैं, हम आईयूपीएससी को इतना हद तक फॉलो करते हैं हमने कहा 50 रूल पड़ जाते हैं, ठीक है। तो भैया तुम्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन छोड़ो, हम लोग अलग हैं, हम लोग अलग चलते हैं। हमारे यहाँ देखोगे क्या होता है, हम लोग किसके थ्रू बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बाई आयंस। वहां किसके थ्रू था, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करते हैं, किसके ऊपर कंडक्ट करते हैं, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसा इलेक्ट्रोलाइट डाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, याद करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा सर उनसे जो आयन प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, और उनका सॉल्वेशन मतलब वो कितना आराम से सॉल्व कर रहे हैं। तीसरी चीज नेचर ऑफ सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी पे कि भाई किसके अंदर आपने डिसॉल्व किया, किसके अंदर आपने डिसॉल्व किया, उसकी विस्कोसिटी क्या है। एंड फोर्थ वन ऑब्वियस है कॉन्सेंट्रेशन पे। लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा वो कौन है, वो है टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि सर यहां जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब केमिस्ट्री में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब केमिस्ट्री में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर आयंस का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, सर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और हमारी जो कंडक्टेंस है भाई साहब, केमिस्ट्री की जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाती है। केमिस्ट्री की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, बढ़ जाती है।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ आयंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनिक कंडक्टेंस, और इसके बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें हम लोग फॉलो कर सकते हैं पक्का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, पक्का हो जाएगा। हाँ भैया कर लोगे, कर लोगे, सब लोग हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। फिजिक्स का और केमिस्ट्री कंडक्टेंस में फर्क है। अब यहां पर मैं फिर से वही सर सारी की सारी टर्म्स को फिर से लिखता हूं, मैं देखिएगा। R इज इक्वल्स टू नथिंग रो L बाई ए, यूनिट बता चुका हूं सर। G इज नथिंग 1 अपॉन R, सर कापा इज नथिंग 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यही होगा, यही होगा। कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई। चलिए एक दो चीजें हम लोग करके देखते हैं। सर यहां पर एक दो वर्ड और बताता हूं आपको, ये तो कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। एक वर्ड होता है दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, इसको हम लोग लिखते हैं G स्टार से। थोड़ा सा फॉर्मूला लिस्ट बना लीजिएगा आज के क्लास तक, क्योंकि आज की क्लास के बाद कल थोड़ा सा ही हो सकता है आए, लेकिन आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, बहुत परेशान कर देते। G स्टार, G स्टार क्या है, तो सर सेल कांस्टेंट मतलब L बाई ए। सेल में क्या कांस्टेंट है, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द सेल, मतलब जो भाई उसका जो भी एनोड कैथोड का, तो ये देखो लेंथ अपॉन एरिया। सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R इंटू 1 अपॉन रो लिख सकता हूं, देखिएगा। या फिर R 1 अपॉन रो को क्या लिख सकता हूं, K भी लिख सकता हूं। सेल कांस्टेंट की वैल्यू देख लीजिएगा, या तो लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा, या रेजिस्टेंस इनटू क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। सेल कांस्टेंट है क्या, तो कुछ नहीं सर, बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, किसी बैटरी के अंदर क्या हो जाएगा, R इंटू के, पक्का डन। R इंटू के हो जाएगा सेल कांस्टेंट, G स्टार L बाई ए, R इंटू के हो जाएगा। अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर ये सेल कांस्टेंट हो गया, ये G स्टार है, R इज नथिंग रो इंटू L बाई ए, ये कंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी है। मुझसे किसी ने और एक बात बोली कि सर एक बात बताइए, सेल कांस्टेंट, अगर कोई सेल कांस्टेंट है फॉर अ सेम सेल, अगर बैटरी अलग अलग, सेम सेल है, बैटरी सेम रखा, टू डिफरेंट सॉल्यूशन, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि सर G स्टार, सेम सेल कांस्टेंट है तो G स्टार क्या रहेगा, सेम रहेगा। G स्टार क्या रहेगा, सेम, मतलब अगर अलग अलग सॉल्यूशन यूज करोगे तो वी कैन से कि उनका रेजिस्टेंस R1 इंटू K1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू K2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैटरी तो सेम है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दैट मीन्स उनका R1 इंटू K1 रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी और R2 इंटू K2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। R2 इंटू K2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेल कांस्टेंट L बाई ए, उसी का एप्लीकेशन यहां भी कर दिया। अच्छा, मुझसे किसने बोला सर इस फॉर्मूले में कुछ नया करके दिखाओ, ये फॉर्मूला ना, मुझे फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे केमिस्ट्री का फॉर्मूला चाहिए। कैसे चाहिए, तो कुछ नहीं, उल्टा कर लो सर। 1 अपॉन R को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी L A बाई L लिख सकते हैं। देखिएगा मैंने उल्टा किया तो 1 अपॉन R को क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस लिख देंगे। सर 1 अपॉन R को क्या लिख देंगे, कंडक्टेंस लिख देंगे, A बाई L। देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप चाहें तो ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं क्यों याद करना है, ये तो 2 मिनट का है भाई, डिराइव कर लेना, उल्टा कर दो। फिजिक्स में वो फॉर्मूला 50 बार यूज होता है, इसको उल्टा कर लेना, कंडक्टेंस आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी, A अपॉन L आ जाएगा। मजा कब से आता है, ये तो चलो फिजिक्स के टर्म्स है, मजा पता है कब आता है, मजा आता है फिजिक्स के टर्म से मजा नहीं आता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं आप लोग। मजा आता है जब केमिस्ट्री का टर्म्स लेके आ जाए। मतलब सर मुझे ना कंडक्टिविटी से प्रॉब्लम नहीं है, कंडक्टिविटी आपने बोला, कंडक्टिविटी आपने बोली, या फिर इसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल दें, कंडक्टिविटी जिसको हमने कापा बोला, या फिर इसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दें, रेजिस्टेंस के बदले स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दें। तो सर इन दोनों के बारे में, ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट भी हमने पढ़ लिया कि यूनिट क्या होगा, तो सर साइमन मीटर इनवर्स होगा या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा। मजा इसमें नहीं है, इसको निकालना तो बहुत सिंपल सा है सर। मजा पता है जब केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, और यहां से अब मजा आना चालू होता है। मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग लैम्डा एम नॉट, सर इसको पढ़ते हैं लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी, नॉट लगा रहा हूं, लैम्डा एम, सॉरी लैम्डा एम, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम क्या कहता है, लैम्डा एम क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, लैम्डा एम क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या कहती है हमारे सामने, ये देखिएगा मोलर कंडक्टिविटी में क्या होने वाला है, ये लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी कैसे फ्लक्चुएट करेगी,
ध्यान सुनना, मोलर कंडक्टिविटी कैसे फ्लक्चुएट करेगी, तो सर लेमडा एम कैसे निकाले, सर लेमडा एम निकालना है ना तो कुछ नहीं सर, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कर दें, के बाई सी कर दें सर, सिंपल सा चीज है, क्यों कंडक्टिविटी को डिवाइड बाई मोलरिटी कर दो, सी मतलब मोलरिटी हो गई, कॉन्सेंट्रेशन सी मतलब क्या हो गया मोलरिटी, सी इज नथिंग मोलरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन, कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो सर आ जाएगा। अब मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, यहां से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, कैसे ये सुनिएगा और समझिएगा। सर आपने बोला लेमडा एम के बाई सी होगा, सर मोल्स पर लीटर, के का यूनिट क्या होता है साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सर लीटर, 1 लीटर की बात करते हैं अगर, या फिर इसको हम लोग 10 की पावर -3 मीटर क्यूब लिखते हैं। ध्यान सुनना, अब आपको यहां पर एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उस बात का ध्यान रखिएगा। अब इससे आपको ये देखो जनरल फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर आपका कापा साइमन सेंटीमीटर में दिया हुआ है और सर कापा अगर साइमन सेंटीमीटर में है, देन आप देखिएगा, आप लेमडा एम पता है कैसे निकालेंगे, लेमडा एम इज नथिंग के इंटू 1000 अपॉन सी करेंगे, और इसका जो लेमडा एम आएगा इसका यूनिट देखेंगे तो यूनिट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। याद रखिएगा जब भी आपको बोला जाए, अगर साइमन सेंटीमीटर में दिया है कापा, यूनिट का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में खासकर यूनिट का गेम, इस टॉपिक में तो खासकर यूनिट का गेम बहुत ज्यादा परेशान करेगा। अगर कापा की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो सर सेंटीमीटर में, एक बात बताइए ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो यहां सेंटीमीटर पुट करूंगा, यहां मोल्स पर लीटर पुट करूंगा, लीटर उठ के कहां चला जाएगा ऊपर। कोई पूछे सर 1000 कैसे आ गया, अरे कुछ नहीं है भाई, ये मोल्स पर लीटर है तो लीटर उठ के यहां आ गया, और 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में क्या पुट करते हैं, 1000 पुट करते हैं, 1 लीटर को सेंटीमीटर में क्या पुट करते हैं, 1000 पुट करते हैं, वही लॉजिक लगा दिया। इससे क्या है कि मेरा यूनिट लीटर में नहीं आएगा, मेरा जो वो है, मेरा जो मोलर कंडक्टिविटी वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर कापा की वैल्यू, इफ कापा इज, कापा किस में दिया हो, साइमन मीटर इनवर्स में दिया हो, उस केस में कापा की वैल्यू ये दी हो तो उस केस में जो लेमडा एम होगा वो क्या हो जाएगा, कापा अपॉन सी इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कापा सी इंटू, बस यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट क्या होगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, पक्का। तो कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइमन मीटर इनवर्स, देन लेमडा एम इज के अपॉन सी इंटू 1000। डन, पक्का हो जाएगा। तो ये हम लोग छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ये हम लोग छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे। याद रखिएगा यही सारा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले की लिस्ट यहीं पर है, आपको कुछ भी नया नहीं है। बेटा वीडियो पॉज करके एक बार सोच लो क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे रिलेट किया, क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे रिलेट किया, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने पे आ जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, कंडक्टिविटी हो गई, रेजिस्टिविटी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया, उनके बीच का रिलेशन हो गया, सर मोलर कंडक्टिविटी हो गई, यही हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आएगा। चलो भाई अब इसके क्वेश्चंस निपटाते हैं। सारे फॉर्मूले आपने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिए, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए अपने पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस गंदी कैलकुलेशन है, मुझे कैलकुलेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बस सिखाना चाहता हूं कि आप सीख लीजिए। एनसीईआरटी का दिया है तो आपको उसके हिसाब से सोचना है। क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, सब कुछ। अब अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं ना तो मैं क्या करूंगा, देखो भाई साहब, रेजिस्टिविटी निकालनी है तो 1 अपॉन कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी निकालनी है तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। लेकिन मुझे कुछ चीजें दी हुई हैं, मुझे रेजिस्टिविटी कैसे निकालूं, मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पहले तो मैं देख लूं, गिवन सब कुछ लिख दूंगा। मुझे ना जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो एग्जाम हॉल में मैं हाईलाइट कर लूंगा, ये ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर दिया है, एरिया किसमें दिया हुआ है, एरिया नहीं पता, पाई आर स्क्वायर ले सकता हूं, और रेडियस की वैल्यू पाई आर की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। सर व्हाट इज रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए। जो लोग करना चाहते हैं खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आर इंटू ए बाई एल लिख देंगे। आर की वैल्यू 50 है, 5.55, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। एरिया की वैल्यू पाई इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है, 50 है, लेंथ कितना है, 50 है, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, और इसका यूनिट क्या आएगा, साइमन ओम।
ओम सेंटीमीटर आएगा, ओम सेंटीमीटर आएगा, यही आएगा, ओम सेंटीमीटर आएगा। क्यों सर, रेजिस्टिविटी का यूनिट यही था। अच्छा मैंने सेंटीमीटर क्यों लिया, बिकॉज सब कुछ मैंने सेंटीमीटर में लिया है। एग्जाम हॉल में यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ना अगर लेंथ एरिया सब कुछ सेंटीमीटर में लिया है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। व्हाट इज रेजिस्टिविटी आ गई, व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज नथिंग 1/r, तो 1/r मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। वो कैलकुलेशन अब एनसीईआरटी की छोड़ दो यार, उतना नहीं जाना आगे पीछे, ठीक है। 10⁻³ इंटू π/4, ये क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। कंडक्टिविटी आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई। अब मुझसे किसने बोल दिया कि मोलर कंडक्टिविटी बताओ, तो लेमडा एम की वैल्यू में अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा सर, ये वाला ऊपर वाला या नीचे वाला। सर 3 फॉर्मूले, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया K/C, लेकिन लेमडा एम की वैल्यू सर अगर सेंटीमीटर में है तो ऊपर 1000 से, अगर मीटर में है तो नीचे 1000 से डिवाइड हम लोग करने वाले हैं। तो ये देखिएगा लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, K × 1000/C लिख सकता हूं, और K × 1000, K की वैल्यू क्या है सर 50/5.55 इंटू 10⁻³ π/4 इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड करूंगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। देख लो जो भी आए वैल्यू, जितनी भी आए, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारा काम अभी नहीं बचा है, हम इसको आराम से बार बार अलग अलग करके निकाल देंगे। ये आ जाएगा पक्का, तो लेमडा एम ऐसे निकाल दिया जाएगा। देख लो रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, ऐसे हम लोग यूज करेंगे, इस तरह से चीजें हम लोग फॉलो करेंगे। K/C, K × 1000, K × 1000/C, K × 1000/C आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई, कंडक्टिविटी आ गई, मोलर कंडक्टिविटी आ गई, निकाल दो। अब आप सेंटीमीटर, अच्छा सब कुछ सेंटीमीटर में लिया है तो सब कुछ सेंटीमीटर में, कोई बोले नहीं सर मीटर में लेना है, तो मीटर में यहीं पे कन्वर्ट करूंगा ना भाई, यहीं पे कन्वर्ट कर दूंगा, पक्का यहीं पे कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखना, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248। कंडक्टिविटी दी है, कापा की वैल्यू दी है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है सर, कापा दिया है कितना 0.0248 साइमन सेंटीमीटर, सर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी जी है 0.20 मोल्स पर लीटर लिखा हुआ है। सर लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, κ/C हो जाएगा, और सर ये ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई होप सो सबको पता चल रहा होगा 1000 से क्यों कर रहे हैं, 0.0248 इंटू 1000 अपॉन, अब निकाल लो जितनी वैल्यूज आए, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 4, 100 बच गया, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। तो लेमडा इज नथिंग कापा इंटू 1000/C कर देंगे। ये अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज के ये सब क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि देखो इस कैलकुलेशन पसंद नहीं आती, मुझे भी पसंद नहीं आती, लेकिन एग्जाम हॉल में यार एनटीए ज्यादा मेहनत करता नहीं है, वो आपको ही पता है, वो एनसीईआरटी के सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स उठा के पूछ सकता है। देखिएगा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, सेल कांस्टेंट इज नथिंग G स्टार एंड G स्टार इज R इंटू K लिख सकते हैं। R की वैल्यू कितनी है सर 1500 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.146 सर 10⁻³ सर व्हाट इज द यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो सकता है, G स्टार इज नथिंग L/A। सर देखिएगा अगर लेंथ मीटर में हुआ, ये मीटर स्क्वायर में हुआ, तो यूनिट क्या हो गया मीटर -2। सिमिलरली अगर सेंटीमीटर -1 भी आ सकता है, यहां पर सेंटीमीटर में आएगा, गिवन है। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, निकाल देना, हो जाएगा। ये देखो ये भी अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो भाई अभी मैं एनसीईआरटी के अलावा भी जो वो वाले क्वेश्चन है, एग्जांपल्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 m मोल्स पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100। 2 सॉल्यूशन है, देखो क्वेश्चन के लेंथ से मत डरना,
जानबूझ के वो मजा ले रहा है, सेम सेल बोल रहा है, सेम सेल में एक बार ये कॉन्सेंट्रेशन पुट किया, सेम सेल में दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पुट किया, उसका रेजिस्टेंस अलग आया, बोल रहा है इसका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इस वाले का, सेकंड वाले का निकाल के दिखाओ। मतलब मेरे पास दो कंडीशंस हैं, ध्यान सुनिएगा सर, देखिएगा और ध्यान से, एग्जाम हॉल में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.1 मोल ये लिख दिया मैंने C1। सर इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1500 ओम दिया है, पढ़िए अपने पास सेल। और अब क्या कर रहे हैं, तो सर इसकी कंडक्टिविटी भी दी है, कापा 1 की वैल्यू दी है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, मीटर में है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। सर C2 कॉन्सेंट्रेशन दूसरा दिया है 0.02 मोल्स पर लीटर। सर R1 की वैल्यू बोलें तो 520 ओम लिखा हुआ है, और कापा 1 कापा 2 R2 मतलब सॉरी R2 यहां निकालना है, R2 दिया हुआ है, कापा 2 निकालना है, और लेमडा M2 निकालना है, लेमडा M ऑफ 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचिएगा। यहां पर हिंट के लिए आपको एनसीईआरटी में एक लाइन बोली गई है, सेम सेल। मैंने सेम सेल के बारे में बताया था कि अगर एक ही सेल है और उसके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज नोन एज R1 इंटू K1 एंड दैट इज इक्वल टू R2 इंटू K2। R1 K1 क्या होगा, 1500 इंटू 1.29 R2। सर R2 कितना है, 520 इंटू कापा 2 आ जाएगा क्या, कापा 2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, इतना ही आएगा। और ये साइमन मीटर इनवर्स में ही होगा, क्यों, क्योंकि सर इधर भी मीटर में है, ये भी ओम कैंसिल, मीटर इनवर्स में आएगा। सर कापा 2 आ गया तो लेमडा M2 की बात की जाएगी, और लेमडा M2 की बात कैसे की जाएगी, तो लेमडा M2 इज नथिंग कापा 2 इंटू सर C2 इंटू नीचे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। कापा 2 की बात करें तो कापा 2 कितना है, सर कापा 2 देख लीजिए, जितना भी आए कितना आ जाएगा, तो 100 से 100 डिवाइड कर दो ना, तो 15 इंटू 129, 15 इंटू 129 अपॉन 520 आ जाएगा, ये आ जाएगा कापा 2। C2 की वैल्यू कितनी है, 0.02 इंटू क्या हो गया, 1000 हो गया। लेमडा M2 की वैल्यू की बात करेंगे तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा, क्यों, क्योंकि ये मीटर में है। सर फाइनली मेरे पास, अब देख भाई, बहुत सारे लोग मुझे बार बार बोलते हैं, अरे सर जब एनसीईआरटी के कैलकुलेशन नहीं हो सकते तो फिर हम करते क्यों हैं, करते इसलिए हैं ताकि एनसीईआरटी का ईगो सेटिस्फाई हो जाए, और हम लोग एग्जाम हॉल में अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम अटेम्प्ट कर पाए कि हाँ यार हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। ऐसा नहीं, ऑब्वियस है कैलकुलेशन बहुत गंदी है, और तुम्हें ही पता चला बहुत गंदी कैलकुलेशन है, उतनी गंदी कैलकुलेशन यार एग्जाम हॉल में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, अब 0020 हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास फाइनली अब आंसर देखोगे 15 इंटू 129 डिवाइड बाई 520 इंटू 20 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते रहेंगे, जितना आएगा एग्जाम हॉल में करते रहेंगे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, करना है तो करना है, ठीक है। ये सारे के सारे अभी जितने भी क्वेश्चंस कराए सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। वो मेरा काम है मैं आपके लिए पिक करके लाऊं, कहां से लेके आऊं वो आपका काम। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब आपको ये चीजें पता है। निकालो, कंडक्टेंस निकालना है, कंडक्टेंस निकालना है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। कंडक्टेंस इज नथिंग 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और 1 अपॉन रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया सर, रो L बाई A। देखिएगा, या ऐसे भी लिख सकता हूं, L बाई ए को क्या लिखते हैं, G स्टार लिखते हैं, सेल कांस्टेंट। तो G की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन रो, रो कितना है, रेजिस्टिविटी कितनी है 54, और G स्टार इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, 1 अपॉन 27 आ गया। G अपने पास कितना आ गया 1 अपॉन 27 आ गया। ये क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 27 हो जाएगी। G की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 27, पक्का। तो कंडक्टेंस निकाल दो। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अपने पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। सर मीटर में निकालना है तो यहां सेंटीमीटर दिया है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में कैसे कैसे एग्जाम में मजे लिए जाते हैं। सेंटीमीटर में दिया है, पूछ रहा है मीटर में निकालना है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वहीं पर चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए सर, लेमडा एम निकालने के लिए, लेमडा एम निकालने के लिए मुझे पता है K/C करना, इंटू 1000 कर देता हूं, क्योंकि मैं इसको लेके आऊंगा साइमन मीटर इनवर्स में।
पक्का। कॉन्सेंट्रेशन पता है, बस के पता चल जाए। के कैसे निकलेगा? तो सर आर इज नथिंग रो एल बाई ए होता है। आर इज नथिंग रो एल बाई ए हो जाता है, यही होता है। आर इज नथिंग रो एल बाई ए। सर आर की वैल्यू कितनी है? 50 है। रो की वैल्यू नहीं पता, यही तो निकालना है। एल की वैल्यू कितनी है? सर लेंथ कितना है? सर 2.2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। सर ये एरिया कितना है? 4.4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। सर देखेंगे अपने पास ये 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 100 एंड रो इज इंटू 100 क्या हो गया? रो की वैल्यू क्या आ गई? 1 साइमन मीटर, 1 ओम मीटर आ गया, यही आ गया। रो की वैल्यू इतनी आ गई। सर व्हाट इज 1 अपॉन रो? 1 अपॉन रो इज नथिंग के, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 1 साइमन मीटर इनवर्स, यही होगा। साइमन मीटर इनवर्स आ जाएगा। क्योंकि मैंने सब कुछ मीटर में ले लिया है तो अब मैं आराम से पुट कर सकता हूं। लेमडा एम की वैल्यू निकालूंगा तो 1। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 0.5 है इंटू 1000, यही करूंगा। ये ऊपर 10 हो गया, ये 2 हो गया। लेमडा एम की वैल्यू 2/1000 या फिर 0.002 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ये मेरा लेमडा एम की वैल्यू हो जाएगी, ये मेरी लेमडा एम की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। पक्का? तो सी इज द करेक्ट आंसर। पक्का निकाल सकते हैं तो निकालते रहिए, ऐसे ऐसे अपने पास क्वेश्चंस हैं, करते रहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ये तो बस मजे ले रहा है। रेजिस्टेंस दिया है, पूछ रहा है कंडक्टेंस बताओ। अरे भैया कंडक्टेंस बताना है, जी इज नथिंग 1 अपॉन आर, 1 अपॉन 420 कर दीजिएगा, हो गया। यही ऑप्शन आ जाएगा। 1 अपॉन 420, यही आंसर निकालना है भैया, यही आंसर निकालना है। अब 1 अपॉन 420 करके निकाल दीजिए, ठीक है। 1 अपॉन 420 करके निकाल दीजिए। तो रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, फिजिक्स के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब जब कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहीं पर एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, जिसको हम बोलते हैं कि सर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कापा, और मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनिएगा, विथ कॉन्सेंट्रेशन कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि अब आपको ना चीजें थोड़ी सी दिखेंगी। यहां पर देखिएगा, मैं आपको कुछ लाइंस एनसीईआरटी की उठा के दिखा रहा हूं। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबके लिए डिक्रीज करता है। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्ट बता रहा हूं। कंडक्टिविटी चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में हमेशा डिक्रीज करता है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो सीधा सीधा उसका ये स्टेटमेंट है। और इसका रीजन भी एनसीईआरटी में आपको मैं रीजन दिखाता हूं। रीजन क्या है सर? रीजन देखेंगे तो रीजन क्या है सर? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। सर ये स्टेटमेंट सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। सर क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन कम किया, कॉन्सेंट्रेशन कम किया मतलब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, और उसी रीजन पे ये डिक्रीज कर जाता है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी भाई साहब, मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसका रीजन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, वॉल्यूम क्या हो रहा है? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर टोटल वॉल्यूम जो होता है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका? इंक्रीज हो जाता है। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान सुनिएगा, अब मैं आपको एक लाइन लिख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो सर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, बट लेमडा एम की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज होगी, देखना ध्यान से। सर एक बात बताओ, लेमडा एम ऐसा क्यों बढ़ रहा है? तो लेमडा एम का एक कापा अपॉन सी, कापा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है।
सर कापा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम। याद करो जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होता, क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लेमडा एम की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। कॉन्सेंट्रेशन जब भी डिक्रीज करोगे तो लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये दोनों का स्टेटमेंट का कि सर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, इसका रीजन याद रखिएगा। मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम करोगे लेमडा एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेमडा एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सर एक बात बताइएगा, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम करना शुरू कर दें, मतलब कहां तक लेके चले जाएं, अप्रोचेस जीरो, मतलब सबसे मिनिमम पे लेके आ जाएं, देन लेमडा एम विल हैव maximum, its maximum value, lambda m will have its maximum value as limiting molar conductivity। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, limiting molar conductivity हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, limiting molar conductivity हो जाएगी, that is lambda m naught। कितनी हो जाएगी, लेमडा एम नॉट। सर उस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा एम नॉट, जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू लिमिट, ऐसे लिख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, लेमडा एम अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा और उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोल देंगे, लेमडा एम नॉट, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्योंकि तुमने सीधा सीधा पढ़ा कि सर आप कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो कहां तक पहुंच जाएगा, जीरो तक। अगर वो जीरो तक पहुंच गया तो लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, पक्का, तो लेमडा एम नॉट हो जाएगा। अगर मैं तुमसे ऐसी बातें बोल रहा हूं, अब ध्यान सुनना अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन लेमडा एम इंक्रीज करेगा, लेमडा एम इंक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन जीरो अप्रोच हुआ, लेमडा एम की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ती चली गई। अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, लेमडा एम नॉट हो गया। एक देखिएगा, एक चीज देखिएगा, अगर मुझसे किसने बोल दिया तो मैं अब क्या स्टार्ट करने वाला हूं, सर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की पहली बात कर ली जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो ये फ्लक्चुएशन है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो लेमडा एम की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ये कैसे बढ़ती है, लीनियरली बढ़ती है। इसके लिए एक इक्वेशन लिख देते हैं, लेमडा एम इज नथिंग, लेमडा एम नॉट माइनस ए इंटू अंडर रूट सी कॉन्सेंट्रेशन, वेयर ए इज कांस्टेंट, ए क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 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 है। लेमडा एम इज नथिंग, लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी हो जाएगा, लेमडा एम इज नथिंग, लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर तुमने लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट सी का ग्राफ बनाया तो ये क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सर डिक्रीज तो करेगा, बट ये देखना अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इसका स्लोप होगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये जो y इंटरसेप्ट है ये किसके इक्वल होगा, लेमडा एम नॉट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट वो लीनियरली होती है, बट वो क्या होती है, लीनियरली होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेमडा एम नॉट इनटू ये देख लो अंडर रूट माइनस ए, पक्का, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऐसे फ्लक्चुएट करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे काम करता है, ये हो जाएगा सर, श्योर हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसे हो जाएगा, पक्का। अच्छा मुझसे किसने बोल दिया सर ऐसा करेंगे ऐसा होगा, लेमडा एम ऐसे, लेमडा एम नॉट स्लोप की वैल्यू माइनस है, पक्का। अच्छा किसने बोला सर वीक इलेक्ट्रोलाइट में, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट बात करेंगे, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लूंगा, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लेता हूं, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस को लेता हूं तो यहां जो लेमडा एम होता है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, 1/√c होगा। लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं होती, इसमें क्या होता है सर, इसमें एक्सपोनेंशियल अपने पास, ये अपने पास लीनियरली वैरी नहीं करता, ये एक्सपोनेंशियली वैरी करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप लेमडा एम और अंडर रूट सी का ग्राफ बनाएंगे तो सर ये जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो जो एक्सप्रेशन होगा यहां से ऐसे जाएगा, लेमडा एम नॉट की वैल्यू ऐसे फ्लक्चुएट करेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे आप डिक्रीज करेंगे लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे वैसे क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, पक्का। सर यहां पर मतलब इसको रुक जाओ एक मिनट, पता चला कि हाँ ये देखो, अरे
ऐसे फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एक्सपोनेंशियली अपने पास ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा होगा, पक्का हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको इक्वेशन नहीं होती, आप ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं। लेमडा एम नॉट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जो कब होती है? जब कॉन्सेंट्रेशन एकदम कहां पहुंच जाए, जीरो के आसपास पहुंच जाए, उसी को क्या बोल देंगे कि सर ये मेरे पास अब क्या हो गया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई, ये मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई, और इसको मैं यूज करके अब निकाल सकता हूं। अब मैं इसको यूज करके निकाल सकता हूं, श्योर हो? अच्छा, अब मुझसे किसने पूछ दिया? सर एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, चलो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, ये किसका है? चलो बताओ सर, किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसा बनेगा, किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसा बनेगा? तो सर जो वीक होगा, और वीक कौन सा दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट में? वीक कौन है? यही है। अरे सर अब तो आयनिक इक्विलिब्रियम सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम सब कुछ कर लिया। सर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डेल्टा जी नॉट कोई पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट क्या होगा? माइनस NF E नॉट सेल होगा क्या? सर इस तरह क्वेश्चंस आ जाए तो डरने का नहीं है। डैनियल सेल में याद है, डैनियल सेल किसको बोलते थे? कॉपर जिंक वाले को बोलते थे, कॉपर जिंक वाले को बोलते थे। सर n की वैल्यू 2 हो गई, 96500 हो गया। E नॉट सेल कितना होगा? तो सर E नॉट सेल अपने पास 1.10 वोल्ट। कैलकुलेशन करेंगे जूल्स में आएगा, कैलकुलेशन करेंगे जूल्स में आएगा, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो किलो जूल्स में आ जाएगा, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो किलो जूल्स में आ जाएगा। निकाल के देख लो, पक्का हो जाएगा सर। अच्छा कोई पूछे निगेटिव सर नहीं आ रहा, अरे निगेटिव सर वो मैक्सिमम वर्क डन पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यहां मैग्नीट्यूड ले लेंगे, हो गया, पक्का हो जाएगा, श्योर हो? चलो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेल कांस्टेंट का यूनिट, अरे सर अब तो बहुत इजी से क्वेश्चंस आ गए। देखो सेल कांस्टेंट एक्सप्रेशन बताओ कैसा होता है? सर सेल कांस्टेंट ए की वैल्यू, कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन बताओ। अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या दिया है? ए दिया है, मतलब L बाई ए की वैल्यू क्या दी गई है? ए। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या दी गई है? एक्स। सर आर की वैल्यू क्या होती है? रो L बाई ए होती है, तो R की वैल्यू क्या हो गई? एक्स ए हो गया, तो 1 बाई आर को ही क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। 1 अपॉन एक्स ए हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स ए हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स ए कर दिया, 1 अपॉन एक्स ए कर दिया, निकाल दो। फिर से सारे छोटे छोटे और प्यारे से क्वेश्चन है बेटा, रिपीट कर रहा हूं ताकि अभी टॉपिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तब आपके पास ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। देख लो अपने पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, मतलब कापा की वैल्यू दी हुई है सर 0.3568 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सर ये कंडक्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टेंस इज नथिंग जी, मतलब जी की वैल्यू 0.2068 दिया हुआ है, साइमन दिया है। सर एक बात बताइएगा, सेल कांस्टेंट L बाई ए की वैल्यू क्या होगी, या G स्टार की वैल्यू क्या होगी? G स्टार R इंटू के होता था, R इंटू के होता था, तो सर R को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई जी इंटू के लिख सकते हैं। देखिएगा 1 बाई, अब आप जितना पढ़ के आएंगे उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ये आ गया जो भी आएगा, अब इसका यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। जो भी वैल्यूज आएंगी ये अपने पास मुझे लगता है ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा। ई नॉट वर्सेज लॉग केसी का ग्राफ कैसा होगा? ई नॉट का ग्राफ और लॉग केसी का ग्राफ। ई नॉट का वैल्यू सर 0.059 n लॉग केसी लिखते थे। सर ई नॉट अगर वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे है तो सर ये ग्राफ कैसा होगा? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये देखिए यूनिट्स का गेम आप देख लीजिएगा अपने पास, यूनिट्स का गेम देख लीजिए। कंडक्टिविटी को किससे रिलेट करते हैं? कंडक्टिविटी को आप किससे रिलेट करते हैं? कंडक्टिविटी आपका क्या होगा? मैं ऐसे लिख देता हूं, क्यू हो गया। अरे यार इसका ऑप्शन गड़बड़ हो गया है क्या? इसका ऑप्शन गड़बड़ है बेटा, कोई बात नहीं, ऑप्शन ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन हटा दीजिए, बस ऐसे ही कर दीजिए। इस कंडक्टिविटी का ऑप्शन, इस कंडक्टिविटी का ऑप्शन, चलिए कंडक्टिविटी के हो गया, कंडक्टिविटी के हो गई तो क्या हो जाएगा? ये होगा। सेल कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? L बाई ए लिखते हैं। L बाई ए का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सर मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? लेमडा एम, और लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? ये, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ऐसे आंसर निकाल दो पक्का। तो ये अपने पास सारी की सारी यूनिट्स हैं, ये ऐसे करके वैल्यूज आ जाएंगे। अब जब देखो हम लोगों के पास क्या हुआ, कंडक्टिविटी आई, मोलर कंडक्टिविटी आई, तो अब हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी की कैसे निकालते हैं, किसी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालनी है, उसके लिए मेरे पास क्या आता है? कोहलर्स लॉ आता है।
कि सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी आयन का निकालना है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा लॉ पढ़ते हैं, कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोहलास लॉ क्या बोलता है कि किसी बंदे का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकालने चाहते हो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक तो कटायन होगा और एक एनायन होगा। कटायन क्या करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा कंडक्टिविटी में, एनायन भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि ऑब्वियस फ्लो ऑफ आयंस के कारण ही कंडक्टिविटी हो रही है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है, बिकॉज फ्लो ऑफ आयंस हो रहे हैं। तो ऑब्वियस कटायन का भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा, एनायन का भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा। तो कोहलास लॉ क्या कहता है कि भैया आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी कटायन एनायन मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सर ए प्लस का आप कंट्रीब्यूशन ले लीजिए और लेमडा नॉट बी माइनस का कंट्रीब्यूशन ले लीजिए। सर आप देखेंगे, आप साइमन मतलब इसको मोल्स के केस में, सर मोलर कंडक्टिविटी जब भी आप निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी मान लो ए टू बी है, तो ए टू बी में 2 टाइम्स लेमडा ए प्लस लेंगे और लेमडा नॉट बी माइनस 2 लेंगे। ऐसे करके आप निकालते चले जाएंगे, पक्का लेमडा नॉट लेमडा एम नॉट ऐसे करके निकालते चले जाओ, ऐसे करके निकालते चले जाओ। कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, आप हमेशा इंडिविजुअल लेंगे। अच्छा एक चीज और, कोई पूछ दे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, याद करो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाल रहे हैं, के बाई सी करके निकालते हैं, के बाई सी करके निकालते हैं। सर कापा अपॉन सी कर देते हैं, सी कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इसका यूनिट देखेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आता है, या फिर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आता है। ये मोलर कंडक्टिविटी है तो आपने मोलरिटी से डिवाइड कर दिया। अगर मैं बोलता कि सर नहीं सर मुझे तो वो चाहिए, लेमडा इक्विवेलेंट चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए, ध्यान सुनिएगा बस थोड़ा सा ही ट्विस्ट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए, पता है आपको क्या करना है, पता है आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कुछ नहीं, कापा अपॉन नॉर्मलिटी पुट करेंगे, और नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाता है, पक्का सर। या कॉन्सेंट्रेशन, तो कापा अपॉन एम को क्या लिख दिया, देखना अपने पास लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर क्या होता है, सर उसका चार्ज ऑन कटायन या फिर एनायन, किसी चार्ज ऑफ कटायन और एनायन। तो ये चीज एनसीईआरटी में तो नहीं है लेमडा इक्विवेलेंट, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि लेमडा इक्विवेलेंट इज नथिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर हो जाता है। मतलब मोलर कंडक्टिविटी को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एन फैक्टर से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, पक्का। ये प्यारी प्यारी चीजें हैं, निकालते रहो, ये निकालते रहो, खोजते रहो, खेलते रहो, इनके साथ घुमाते रहो, जितना घूमना है घूमते रहो, पक्का। कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस यही होता है। अच्छा यहाँ पर एक डेटा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मुझे दिखाना है। ये डेटा एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी जो आपको दिख रही है वो किसकी दिख रही है, देखिएगा इस डेटा को, H प्लस आयन का सबसे हाईएस्ट कौन होता है, H प्लस। उसके बाद जो होता है वो कौन है, OH माइनस। याद रखिएगा H प्लस और OH माइनस का कंडक्टिविटी हाई होने का रीजन होता है स्मॉल साइज। H प्लस क्या है, प्रोटॉन का, बहुत स्मॉल साइज का है, फटाफट भागेगा। सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, H प्लस की, फिर किसकी आती है, OH माइनस की। अच्छा उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर एक ट्रेंड और ऑब्जर्व करने को मिलता है, सोडियम पोटेशियम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ रही है क्या, यस सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्लोरीन ब्रोमीन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। सर कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम जा रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो याद रखिएगा लेमडा एम नॉट का ये सब ऑप्शन अगर कोई पूछ दे तो H प्लस का सबसे हाईएस्ट, फिर OH माइनस का। दूसरा लेमडा एम नॉट का अगर मैं आपसे पूछ दूं तो याद रखिएगा सर सोडियम। अब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा रटिएगा मत, बैठ के अपने पास ऐसे नहीं कि रट रहे हैं बैठ के, आप एक नॉर्मल याद रखें, साइज बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी भी क्या कर रहे हैं ये लोग, कंडक्टिविटी भी क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। तो अब ये वैल्यूज, अब कोई बोल दे सर इस डेटा को ऑब्वियसली याद नहीं करना है आपको। एग्जाम हॉल में अगर मैं बोलता हूं ना कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 निकालिए, H2SO4 निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन H प्लस का और इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट माइनस का ले लीजिए। सर H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 टाइम्स लूंगा, क्यों, क्योंकि H2SO4 में 2 H प्लस कंडक्टिविटी शो करेंगे। सर 2 टाइम्स H प्लस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 349.6 प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ SO4 160 आ जाएगा, जितना भी आए निकाल दो। मैं बोलूं लेमडा एम नॉट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालिए, कैल्शियम क्लोराइड का निकालिए, कैल्शियम क्लोराइड निकालिए, क्या निकालेंगे सर आप, क्या निकालेंगे, लेमडा एम नॉट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 टाइम्स लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, यही निकालेंगे।
निकाल दो। कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 का क्या हो जाएगा 119.0 प्लस 2 टाइम्स लेमडा नॉट Cl माइनस का 2 टाइम्स 76.3, 2 टाइम्स 76.3 पक्का हो जाएगा सर। यही करेंगे, यही करेंगे, कर दीजिए श्योर हो। तो ये H+ OH- सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब चीजें आप करते रहिए, पक्का डन हो जाएगा सर, श्योर हैं। तो बस यही सब छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें हैं, इन्हीं को करिए, कोहलाज लो निकालते रहिए, अपने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयंस को निकाल दीजिए। अब इसको जैसे ही आप निकालते हैं, जैसे ही आप निकालेंगे इस पे गेम खेला जाएगा। गेम मतलब कि हो सकता है 2-3 लोगों का, 2 लोगों का दिया हो तीसरे का पूछ ले, 2 लोगों का दिया हो तीसरे का पूछ ले, चौथे का पूछ ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, कहीं पर ऐसा दे दिया, ये देखना, मतलब ये देखो अपने पास का गेम क्या होगा। मान लो इसके वैल्यू ऐसे दे दी, अपने को CD दे दिया गया, ऐसा दे दिया गया लेमडा m0 ऑफ, मैं ऐसा बोल दूं कि अपने पास AD दे दिया गया। कैलकुलेट, देखना ध्यान से, तुमसे क्या बोल दिया जाएगा, कैलकुलेट लेमडा m0 ऑफ, सर अब बचा हुआ कौन है, BC का निकाल दीजिए, लेमडा m0 ऑफ BC निकाल दीजिए। मतलब आपको B+ का और C- का लेमडा ऑफ, मतलब सॉरी लेमडा m0 ऑफ C+ और लेमडा m0 ऑफ B-, इसकी वैल्यू जोड़ के बता दीजिए कितना आएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई दे दे, मोलर कंडक्टिविटी कोहलाज लॉ का, देखो इंडिविजुअली आप ऐड कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, एग्जाम हॉल में क्या होगा, ये गिवन होगा, ये क्या है गिवन है। अब एग्जाम हॉल में गिवन है, बोला जा रहा है सर ये वैल्यूज दी हुई हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं दी गई हैं, दोनों का सम दिया गया है। तो सर अब मुझे क्या निकालना है, B और C का सम निकालना है। B और C का सम कैसे निकाल सकता हूं मैं, B और C का सम कैसे निकाल सकता हूं, तो B और C का सम निकालने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। क्या करना है, B कहां मिलेगा ऊपर, C कहां मिलेगा ये, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं, ध्यान से देखना, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये तो पता है कि सर B- हो गया, और ये देख लो ये पहले वाला ऐड कर दिया, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला ऐड कर दिया, लेकिन सर देखो ना C+ हो गया, B+C ऐड हो गया, लेकिन इसके साथ साथ अब मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, तो सर लेमडा नॉट A+ और लेमडा नॉट D- कर दो। क्यों, क्योंकि जैसे ही माइनस करूंगा, आप काट के देख लो मैथ्स का, लेमडा A+ माइनस लेमडा A0, लेमडा D+ माइनस दिस कट जाएगा। सर इसकी वैल्यू कितनी दी है, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है 110, इसकी वैल्यू कितनी दी है 200, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी 300। सर क्या हो गया 310 माइनस 300 कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी, ये आंसर आ जाए। एग्जाम हॉल में एक फेवरेट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी, एक तो डायरेक्ट ऐड करके निकाल दो, वो एग्जाम हॉल में ये वैल्यूज देगा, ऐड करके निकाल देना, या फिर एक क्वेश्चन दे देगा कि सर ये लेमडा m0 निकालिए इसके बारे में ये सब कहानी, निकाल देना लेमडा m0 निकाल देना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लार्ज लॉस निकाल सकते हो, और नहीं तो उसका एप्लीकेशन करके निकाल दो। फिर दूसरा क्या आता है, सर दूसरा पता है, अब इसको और मजेदार चीज करेगा तो क्या निकाल देगा, सर बोलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेट कर दीजिए। याद कीजिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो चीज शुरू हुई थी सॉल्यूशन के साथ, आज वो जिंदगी परेशान कर रहा है, आज वो हमें फिर से परेशान कर रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा परेशान कर रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात की जाए तो क्या होगा, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे आएगा, देखिएगा सर अल्फा के ऐसे तो बहुत सारे तरीके आपने निकाल चुके हैं, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है। व्हाट इज दिस, सर दिस इज व्हाट मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज व्हाट मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी है, और ये क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू हमेशा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल देंगे इनका रेशियो, तो ये मेरा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा फ्रैक्शन में आएगा, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। याद करो किसी भी एसिड के लिए, फॉर एनी एसिड, मतलब फॉर एसिड HA, याद करो, अब आयनिक इक्विलिब्रियम भी रिलेट कर ही देता हूं। HA डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता था, सर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता था, ऐसा लिखते थे C∝² 1 - अल्फा, तो सर पुट कर देना। फॉर बेस आप अपनी वैल्यूज पुट करते रहो, बेस BOH है, KB की वैल्यू याद है ऐसे लिखते थे
ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते थे नहीं लगाते थे, ये सब चीजें वंस अपॉन ए टाइम कभी कर चुके हैं, कभी नहीं, अभी भूल चुके हों, कुछ लोग भूल भी गए होंगे, अभी तो सर मतलब क्रैश कोर्स में ही भुलाई चल रही है अपने पास। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का। अच्छा यहां पर एक वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो। जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो होता है ना तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जब जीरो होता है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जब जीरो होता है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जब जीरो, तो इसी को हम लोग एक लाइन वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जब जीरो होता है ना तो इसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि भाई अब इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि सामने वाला अब 100%, मतलब होता ना कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जीरो चला गया, तो ऑब्वियस है उस केस में वो क्या बोलेंगे उसको, पक्का निकाल दोगे। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ा और उसका यूज देख लो। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चन है आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब ऑब्वियस है कॉन्सेंट्रेशन सबका मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, बोल रहा है Al2SO4 होल थ्राइस का निकालो। कैसे निकालोगे सर, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है और सीधा सीधा आपको भी निकालना है। सबका कंट्रीब्यूशन दिया है 2 टाइम्स एल्यूमिनियम का ऐड कर देंगे और इसका 3 टाइम्स लेमडा नॉट सल्फेट माइनस का ऐड कर देंगे। सर देखेंगे 2 टाइम्स कितना हो गया, इसका एल्यूमिनियम का कितना है 189, 3 टाइम्स कितना हो गया 160, कितना हो गया सर 18 और 36 37 और ये कितना हो गया 480, 8 हो गया 5 हो गया और 858, कितना आ जाएगा मोल इनवर्स आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। कोई बोलता है इक्विवेलेंट निकालो, तो ये मोलर कंडक्टिविटी निकल के आई सर, मोलर कंडक्टिविटी निकल के आई, इक्विवेलेंट निकालना है, ये मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये मोलर कंडक्टिविटी है। सर किसने बोला इक्विवेलेंट निकालो, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते सर, मोलर कंडक्टिविटी को इसके एन फैक्टर से डिवाइड कर देते। एन फैक्टर इसके केस में कितना होता सर, 858 को कितने से डिवाइड करते सर, किसी भी कटायन या एनायन का अगर एन फैक्टर निकालना है, सॉल्ट का निकालना है, तो कुछ नहीं उसका क्या कर दो चार्ज ले लो, क्या कर दो चार्ज ले लो सर, कटायन साइड का चार्ज ले लो चाहे एनायन का ले लो, वो बैलेंस्ड ही होगा, +6 ले लो चाहे -6 ले लो, 6 से डिवाइड कर देना 1 4 3 साइमन सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और ये इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, पक्का निकाल दो। तो आयनिक कंडक्टिविटी ऐसे निकाल दी जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देख लो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, आयनिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है, तो लेमडा इक्विवेलेंट क्या होता है लेमडा m अपॉन एन फैक्टर, Fe2SO4 होल थ्राइस में एन फैक्टर फिर से कितना आ जाएगा, लेमडा m इक्विवेलेंट लेमडा m/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा लेमडा m/6 आ जाएगा, लेमडा m/6 आ जाएगा। लेमडा एम नॉट फॉर NaCl, प्लीज बेटा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखिएगा HAC का निकालना है, एसीटेट आयन का निकालना है। AC मतलब क्या होता है एसीटेट आयन होता है, AC का मतलब क्या होता है एसीटेट आयन होता है, एसीटेट आयन मतलब CH3COO-। सर HAC का निकालना है, कैसे निकालेंगे, H कहां मिलेगा और AC कहां मिलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, लेमडा एम नॉट ऑफ HAC निकालना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं लेमडा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ NaC। सर देखिएगा यहां से ये दोनों आ गए, माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ एक्स्ट्रा में कौन आया Na आ गया, Cl आ गया, हटा दो सर, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करेंगे, कितना होगा HCl का कितना है 425.9 माइनस प्लस 91.0 माइनस ये कितना हो गया 126.4, ये देख लो अपने पास 390 के आसपास आंसर आ जाएगा, 390 के आसपास आंसर आ जाएगा, 390 के आसपास आंसर आ जाएगा, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, चलो बढ़िया हो जाएगा। हो जाएगा, चलो अब एक काम करते, एक काम करते, एक काम करते हैं, ठीक है एक काम करते हैं,
यहां पर ये सब आ गया। अब मान लो इस तरह क्वेश्चन दे दिया, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट तो पहले लैम्डा एम निकाल लो, उसके बाद इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है आपको पता है। कभी भी क्वेश्चन है तो इक्विवेलेंट के ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जैसे नॉर्मेलिटी के ऊपर मेहनत नहीं करनी होती, मोलरिटी निकाल दो, उसको इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली मुझे लैम्डा इक्विवेलेंट मोलरिटी निकालनी है, किसकी सर, पहले मैं BaSO4 का निकालूंगा। कैसे निकालूंगा BaSO4 का, ध्यान देखिएगा सर, बेरियम पहले वाले से आ जाएगा। सर बेरियम आपका कैसे आ जाएगा, देखिएगा बेरियम आपका BaCl2 से बेरियम निकाल दूंगा। सर यहां से लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या निकालूंगा, तो सर यहां से H2SO4 निकालूंगा। और इन दोनों में बेरियम हो गया, सल्फेट हो गया, बेरियम और सल्फेट मिल गए, मुझे क्या मिल गया, 2 हाइड्रोजन मिल गया, 2 क्लोरीन मिल गया। तो सर 2 टाइम्स लैम्डा नॉट HCl करूंगा। क्यों, क्योंकि सर 2 टाइम्स क्यों किया, बिकॉज आपको ही पता है 2 H प्लस आया, 2 Cl माइनस आया। यहां देखिए 2 Cl है, 2 H प्लस है, तो ऑब्वियस उसको कम करना पड़ेगा। ये देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, x1 है BaCl2 की, H2SO4 की कितनी है, x2 है, और -2x3 आ गया, x1 प्लस x2 माइनस 2x3। लैम्डा एम नॉट BaSO4 का आ गया, लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है BaSO4 का। सर क्या करेंगे, n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। सर ये n फैक्टर कितना होगा BaSO4 में, सर सॉल्ट का चार्ज ले लो, चाहे बेरियम का ले लो, चाहे सल्फेट का ले लो, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 अपॉन 2 आ जाएगा। अब देख लीजिए, अगर अल्फा निकालना है, एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है सर, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आपको दिख जाएंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, आप इसके ऊपर बात कर लेंगे। ये देखिएगा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कैसे आएंगे। इसका कंडक्टिविटी कापा दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, अल्फा निकाल दे तो पता चल जाएगा। अल्फा कैसे आएगा, तो अल्फा के लिए हमें क्या पुट करना है, लैम्डा m अपॉन क्या पुट करना है, लैम्डा m नॉट। लिमिटिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m नॉट पता है कितना, 390.5। भैया देख लो एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कहीं मिले। सर लैम्डा एम कैसे आएगा, तो लैम्डा एम निकालने का एक तरीका हमने पढ़ा हुआ है। सर सब कुछ किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो कापा इंटू 1000 अपॉन सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रेशन। कापा की वैल्यू कितनी है, सर कापा की वैल्यू 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन सेंटी। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन, एनसीईआरटी भाई क्या करते हो यार, एनसीईआरटी बनाते ही ऐसे हैं यार। ये कापा लैम्डा एम आ गया, पुट करोगे आंसर आ जाएगा यार। यहां से यहां पुट करोगे अल्फा आएगा, अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी उससे उठा के के निकाल देना, अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी उससे उठा के निकाल देना। अब वो कैलकुलेशन यार एनसीईआरटी वाले मजे ले रहे हैं, बस सच बताऊं तो एनसीईआरटी वाले भाई मजे लेते हैं क्या। अच्छा, हम एनसीईआरटी से दिक्कत क्या है ना कि वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से नहीं लिखी गई है। जो एनटीए फॉलो करता है या जो फॉलो किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से नहीं फॉलो करते ना, वो लोग अपने हिसाब से लिख दिया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिख दिया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऐसे ही आती हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आंसर क्या दिया जाएगा, 400 200 ऐसे थोड़ा इजी करके दिया जाएगा। अब इसको भाई देख रहे हो 1028, क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड, यहां से लैम्डा एम आएगा, यहां पुट करेंगे अल्फा आएगा, अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है तो निकाल दो। ये देखिएगा मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया गया है सर 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर लैम्डा एम नॉट अगर HCH फॉर्मिक एसिड मतलब क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड का, सर लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस ये वैल्यूज आपको दी होंगी, आप देख लो सामने ही लिखा हुआ है HCO माइनस, इसकी वैल्यूज दी हुई हैं 54.6 प्लस 349.6 साइमन, दोनों ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, 595 9413 14 हो गया, 549 549 10 हो गया, और 3 और 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर लैम्डा एम नॉट आ गया, लैम्डा एम दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू, अब भाई क्या यार क्या करें, एनसीईआरटी को यार कितना समझाएं। तुम लोग एक काम करना, अभी डॉक्टर बन जाओ तो उसके बाद एनसीईआरटी को मैसेज कर देना कि भैया प्लीज़ ये टॉर्चर ना किया जाए, ऐसी ऐसी वैल्यूज ना दी जाएं जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाए। अदरवाइज एग्जाम हॉल में देख लोगे तो 10%, इसका 10% से थोड़ा ज़्यादा है, इसका 10% कितना होगा 40.42, तो 10% से थोड़ा ज़्यादा होगा, 11% के आसपास हम मान लेते हैं।
ये क्वेश्चन देखो, अब यहां निकाल सकते हो कैसे, अब इसमें राउंड ऑफ करके नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है थोड़ा राउंड ऑफ हो सकता है, क्योंकि देखो ना परसेंटेज की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो निकाल सकते हो। अल्फा मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है सर, लेमडा एम की वैल्यू दी हुई है 9.54 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमडा एम नॉट भी दिया हुआ है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या हो गया, लेमडा एम नॉट कितना दिया है 238 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, यही होगा। अल्फा की वैल्यू 9.54 अपॉन 238 होगा। सर 238 का 9.54 मतलब अगर थोड़ा राउंड ऑफ कर लें उसको 10 टाइम्स मान ले, 240 मान ले, तो अपने पास थोड़ा आसपास आंसर निकलना चालू हो जाएगा। और ये पता है कि सर वो कितना हो जाएगा, मतलब अगर इसको देखो ना, मैं इसको राउंड ऑफ मारना शुरू कर दूं कि 9.54 है और 238 है, ये 10 ले लिया जाए और 240 ले लिया जाए, तो 1/224, 1/25 लेके सॉल्व करें तो 1/25 कितना हो गया, 0.04 हो गया, और 0.04 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो 4% आएगा, तो 4% के आसपास का आंसर हम लोग टिक कर देंगे, 4% के आसपास का आंसर हम लोग टिक कर देंगे। ये राउंड ऑफ करके आप निकाल सकते हो, इसके अलावा ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। पक्का, तो कोहलार्स लॉ हो गया, कोहलार्स लॉ हो गया पक्का। अब ये सब देख लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आज के टाइम पे जो आते हैं। S1 क्या है, कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अबे क्या बात कर रहे हो, कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो ऑब्वियस इंक्रीज करती है, तो यहां पर देख लो, यहां पर क्या होगा, डिक्रीज करोगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्या हो गया, कौन सा स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट S1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ सेल इज 2 वोल्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है यार, ये तो ई नॉट सेल दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो ई नॉट सेल में यहाँ इक्वेशन यार, ये अब आंसर्स निकालने। देखो भाई अपना टॉपिक ये इलेक्ट्रोलिटिक वाला सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है, सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोलिसिस अब आने वाली। सर ई नॉट सेल दिया है, ई नॉट सेल इज नथिंग 0.059 अपॉन 2 log Kc। अच्छा, इसका ना ये पूरा निकालना चाहता है, तो ई नॉट सेल की बात अगर करेंगे तो वो क्या होगा 2.303 RT अपॉन NF log Kc लिख सकते हैं। ये देख लो सर, ये कैसे पता चल रहा है कि आपको पूरा निकालना है, क्योंकि देखोगे सामने वाले ने सबकी वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू 8 दे दी है, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी है 300 केल्विन दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 दिया हुआ है, log Kc निकालने जाएंगे, log Kc की वैल्यू देख लो। ये देखना अपने पास सर 2 डेसिमल से ये गया 2 से, अब यहां पर देखना 2 से ये 4 टाइम्स गया, और कितना हो गया 2 इंटू 965 अपॉन 2.303 इंटू कितना आ गया 12 इज इक्वल्स टू log Kc आ गया, इज इक्वल्स टू log Kc आ गया। सर ये कितना हो गया 6 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स, ये 965 अपॉन कितना आ जाएगा 18 और ये 13 log Kc। अगर मैं log Kc को, अरे यार ln Kc में लेके जाना था क्या, ln Kc में लेके आना है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर ना ln Kc इसलिए लिखना है क्योंकि देख लो सामने वाले ने e की पावर में लिखा है, तो यहाँ पर RT अपॉन NF ln Kc। RT की वैल्यू कितनी, ये 2 हो गया, R की वैल्यू कितनी है 8, टेम्परेचर की वैल्यू 300, N की वैल्यू 2 और F की वैल्यू 96500 ln Kc। E की पावर में बात कर रहा है इसलिए हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ln Kc की वैल्यू जो आएगी वो हो गया 4 इंटू 965 अपॉन 8 इंटू 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 24 6 हो गया, और ये 6 से करेंगे तो 1 हो गया 36 6 और 0.160 के आसपास। Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, e की पावर 160। Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर 160 आ जाएगी, e की पावर 160 आ जाएगी। पक्का निकल जाएगा सर, श्योर हो। चलो बस 1-2 क्वेश्चन और,
फिर खत्म करते हैं। आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट लिखेंगे और फिर ये सब चीजें देखेंगे। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सबका दिया हुआ है। किसका निकालना है? NaNO3 का निकालना है। NaNO3 का कैसे निकालोगे? NaNO3 का कैसे निकालोगे? तो सर NaNO3 का निकालने जाएंगे, कैसे आएगा सर? Na चाहिए, NaCl को ऐड करोगे, Na चाहिए, NaCl को ऐड करोगे, किसके साथ ऐड करोगे सर? NO3 मतलब कहां से? AgNO3 से आएगा, उस दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्या ज्यादा आ गया? Ag ज्यादा आ गया और Cl माइनस ज्यादा आ गया, तो सर लैम्डा m0 ऑफ AgCl माइनस कर दोगे, लैम्डा m0 ऑफ AgCl माइनस कर दोगे, निकाल दो, क्या हो गया? फिर देखना अपने पास NaCl की वैल्यू कितनी दी थी? 110 दिया हुआ है। और AgNO3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? AgNO3 की वैल्यू 116.5 दिया गया है, माइनस AgCl की वैल्यू कितनी दी गई है? 121.6। ये देख लो, 0.8 है, 6 है, 2 है और माइनस 121.6 हो गया। कितना हो गया? 0.2, 6 में से 1 गया 5, 0 और 105.2 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, निकाल दो। अब ये क्वेश्चन देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मतलब केमिस्ट्री वाला कंडक्शन, केमिस्ट्री वाला कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन मतलब फिजिक्स वाला कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कैसे डिफर करता है सर? यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, लेकिन यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहां रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं करता, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है सर। हाँ सर, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कंडक्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अलग चलता है। चलिए अब मेरे पास थोड़ा सा आप समराइज करता हूँ, फिर इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कल करेंगे, आज करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये दो टाइप की हमारे पास बैटरी थी जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरुआत में ही बोला, आज शुरुआत में रिवाइज भी कराया क्योंकि गैप हो गया था। तो देख लो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है और गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या होता है। आपको पता भी चल रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, यहाँ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी एनोड नेगेटिव है, यहाँ एनोड पॉजिटिव हो गया। यहाँ आयंस डिस्चार्ज होते हैं ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन आप करा रहे हो, तो आप सामने वाले से देखो। इस वाले में क्या था कि सर सिर्फ और सिर्फ कहां आयंस डिस्चार्ज होगा? कैथोड पे, मतलब कॉपर +2 फटाफट कॉपर में कन्वर्ट होगा, आयंस ऐसे बना लेगा। लेकिन यहां पे दोनों पे, क्योंकि आप दोनों जगह आप ही रिएक्शन कराते हो। ये बैटरी का काम अलग है, इस बैटरी का काम अलग है, ठीक है। यहां पर देखोगे तो यहां पर एक दो पॉइंट्स लिखे गए, कि इफ द इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, इफ द इनर्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेटेड। क्योंकि करंट जब पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट अपना रिएक्शन करेगा और ऑब्वियस है उनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो एनोड के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, क्यों? क्योंकि एनोड में देखोगे, याद करो, जिंक +2 में कन्वर्ट कर रहा था, और कैथोड में क्या था कि जिंक कॉपर +2 से किस में जा रहा था? कॉपर +2 किस में जा रहा था? कॉपर +2 कॉपर सॉलिड में जा रहा था, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यहां देखिएगा सर, यहां देखिएगा, बोथ द इलेक्ट्रोड्स कैन बी फिटेड इन सेम कंपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन करवानी है। अब आप रिएक्शन करवा रहे हो, आप एक साथ रख दो, लेकिन इसमें तो हमें अलग अलग रखनी थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग रखेंगे तभी तो वायर्स के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा? करंट जाएगा, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? तभी तो हमारा वायर्स के थ्रू करंट जाएगा, और तभी हम लोग क्या करने वाले हैं? तभी हम लोग क्या करेंगे मतलब तभी हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कल करेंगे, आज नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। आज हम लोगों ने मेनली जो पढ़ा है, एक हम लोगों ने स्टार्ट किया एप्लीकेशन, हम बोल सकते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एप्लीकेशन पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, गिब्स एनर्जी कंजर्वेशन, इसका कंजर्वेशन पढ़ा। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये टॉपिक अपने पास। और इसके अंदर हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे, देख लिए। क्या क्या सर? बहुत सारे, मतलब G क्या होता है, K क्या होता है, लैम्डा M क्या होता है, लैम्डा m0 क्या होता है सर, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, ये सारी वर्ड्स देखे पक्का। और इसके बाद अब हम लोगों ने सर सारा का सारा एक और चीज पढ़ लिया, कोहलार्स लॉ भी पढ़ लिया, उसका फिर एप्लीकेशन भी पढ़ लिया, कोहलार्स लॉ का एप्लीकेशन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तो कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा G कंजर्वेशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कोहलार्स लॉ, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। देख लो होमवर्क अपने पास आपको डीपीपी मिलता जा रहा है, और प्लस अब बेटा खत्म हो रहा है सिलेबस, तो अब चीजें आप फटाफट कर लीजिए। अब क्रैश कोर्स 2.2
तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वैसी वाली हालत है अब तुम्हारे हवाले सिलेक्शन साथियों। और अभी सिलेक्शन कैसे लेना है आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। जो लोग भी बिना बैकलॉग के आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बस बने रहिए। सिलेक्शन आपके आसपास ही है, बस थोड़ा और जोर से बोलते हैं ना, लात मारनी है, दरवाजा तोड़ना है दया को। और दया दरवाजा कैसे तोड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा पुश करना है खुद को। तो ये कोशिश कीजिएगा। हम लोग सब लोग मिलके एक बार कोशिश करते हैं। अगली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अब छोटा सा एक चीज बचा है, न्यूमेरिकल पार्ट में एक छोटा सा बचा है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी कैसे गेस करते हैं वो भी हम लोग जान जाएंगे। एंड थर्ड वन, हम लोग बैटरीज और सेल्स का जो रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन है, बैटरी और सेल और कोरोजन का, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो हमारा चैप्टर अब एंड होने वाला है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सो लोड नहीं लेने का, अगली क्लास में फिनिश। उसकी अगली क्लास में मैंने बताया था कि कुछ रेडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस बाकी हैं, और कुछ यहाँ पर जो सरफेस केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो आया है, वो सब कुछ हम लोग फिनिश कर लेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।